आज के इस वीडियो में लुसेंट और अरिहंत जीके के 5000 प्रश्नों का 17वां भाग लेके आ रहे हैं। यह एक मास्टर वीडियो होगी। अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करना तो अलग अलग आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। उसके लिए आपको यह वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करें ये वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है? जोड़ पट्टी हम रेल पटरी में क्यों लगाते हैं? तो यहाँ पे जोड़ पट्टी लगाने के कारण एक ही होता है कि जब दो पटरियों को जोड़ना होता है तो हम इसको जोड़ पट्टी के द्वारा जोड़ते हैं। देखिए, आप देखेंगे कि जो रेलवे की पटरी होती है वो जोड़ी गई होती है कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये अलग पटरी है, ये अलग पटरी है और इनको जोड़ा गया है एक प्लेट के द्वारा। इस प्लेट के द्वारा, इस प्लेट को बोलते हैं फिश प्लेट। तो यहाँ पे जोड़ने का बस एक ही कारण होता है कि ये जो बड़ी बड़ी होती हैं इनको आप अगर बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी तो इनको ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम होगी। और इनके बीच में गैप क्यों रखा जाता है, ये कई बार पूछा गया है। तो गैप इसलिए रखा जाता है ताकि गर्मी के दिनों में जब इसका विस्तार हो तो यहाँ पे ये पटरी टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए। तो इन विस्तार में टेढ़ी मेढ़ी ना होने के कारण इसमें गैप रखा जाता है। अगला है कि डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था? तो देखिए, इनको मिला था रमन इफेक्ट के लिए। रमन इफेक्ट के लिए कब मिला? 1930 में मिला। कौन सा फील्ड था? तो भौतिक शास्त्र। आपको बता दें कि जो नोबेल प्राइज है अल्फ्रेड नोबल के नाम पे दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबल। और ये कब से दिया जाने लगा? तो 1901 से। कितने क्षेत्रों में? तो केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। बाद में 1969 से ये 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। तो जब शुरू में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, बाद में 6 कर दिया गया, तो कौन सा क्षेत्र बाद में जोड़ा गया? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बाद में जोड़ा गया अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र मतलब कि इकोनॉमिक्स को। और आप देखेंगे कि 1998 में इंडिया में एक अवार्ड भी मिला अर्थशास्त्र में, नोबेल, और ये मिला था अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को अभी अभी 2019 में अभिजीत बनर्जी को ये मिला है, जो कि भारतीय मूल के हैं। तो कहने का ये मतलब है कि रमन इफेक्ट को मिला था फिजिक्स में सीवी रमन को, और इनको मिला था रमन इफेक्ट के लिए। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हमें कमेंट करके ये बताइए कि भारत में सबसे पहले नोबेल प्राइज किसको मिला? अगर आप वो सन बता दें तो आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। सबसे पहले मिला था 1913 में। आपको बताना है कि 1913 में नोबेल प्राइज किसको मिला। अगला है कि समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई होती है? तो ये है नौवाहन की। मतलब कि जब हम समुद्र में यात्रा करते हैं तो यहाँ पे जो दूरी को हम मापते हैं वो नापते हैं समुद्री मील में। अगला है कि पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? मतलब कि अगर हम पेडोलॉजी कर रहे हैं तो किसका अध्ययन कर रहे हैं? तो ये है मृदा का। यानी कि पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है। कौन सी मृदा कितना उपजाऊ है, कौन सी मृदा किस फसल के लिए कितने फायदेमंद है, कौन सी मृदा में कम पानी लगता है, ये सब। अगला है कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से भंजक प्राप्त होता है। तो देखिए, न्यूटन के गति का कुल मिला के 3 नियम है। यहाँ पे बात की गई है दूसरे नियम की। तो दूसरे नियम में क्या होता है? F बराबर है ma। F बराबर है ma को हम कहते हैं न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है? तो पहला नियम यह है कि कोई भी वस्तु अगर गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, अगर वो स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा के उसका गति परिवर्तन ना किया जाए। हम धीरे धीरे बोल रहे हैं ताकि आपको पूरा शब्द आसानी से समझ में आए। यहाँ पे हो गया न्यूटन का जो पहला नियम है, उसको हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। जैसे कि इसके कई उदाहरण भी पूछे जाते हैं, जैसे कि पेड़ से फल, अगर हम पेड़ को हिलाते हैं तो फल क्यों गिर जाता है? अगर कोई कपड़ा है उसे हम तेज तेज से उस पर डंडा मारते हैं तो उसमें से जो मतलब धूल के कण है क्यों निकलने लगते हैं? तो इन सब का कारण है जड़त्व। ठीक, तो ये होता है न्यूटन की गति का पहला नियम।
न्यूटन के गति का दूसरा नियम आपने देख लिया, F बराबर है ma। तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया। इसको हम एक तरह से और समझा सकते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया में क्या होता है कि जो भी, जैसे बंदूक से गोली चलाते समय जब गोली आगे निकलती है तो बंदूक पीछे धक्का देती है। अगला है कि सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम और सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है क्रमशः। मतलब कि आपको 3 क्वेश्चन पूछा गया है। पहले बताइए कि सबसे बड़ा कौन सा है, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह है बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? यह है बुध। और सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यह है शुक्र। देखिए, आपको बता दें कि हमारे सौरमंडल में केवल 8 ही ग्रह हैं। पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन 2006 में चेक गणराज्य में एक मीटिंग होती है, वहाँ पे एक ग्रह जो कि यम था, इसको ग्रह का नाम से हटा दिया गया, इसको ग्रह कहना बंद कर दिया गया। कई बार लोगों को लगता है कि उस ग्रह को ही हटा दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ग्रह आज भी है, वो काम कर रहा है, वो अपना चक्कर लगा रहा है, बस हमने उसको ग्रह मानना बंद कर दिया। तो जब हमने उसको ग्रह मानना बंद कर दिया तो अब कितने हो गए? तो 8। 8 में से आप देखेंगे कि जो 6 ग्रह होते हैं ये पश्चिम से लेके पूरब में चक्कर लगाते हैं, जैसे कि खुद पृथ्वी भी है, बुध है, तो ये पश्चिम से पूरब में चक्कर लगाते हैं। लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि पूरब से पश्चिम में चक्कर लगाते हैं, जिसमें से पहला है शुक्र। दूसरा कौन सा है ये आपको हमें कमेंट करके बताना होगा, या फिर आप ये भी हमें बताइए कि हरा ग्रह किसको कहते हैं? हरा ग्रह किसको कहते हैं? अगला है कि हर्ट्ज मात्रक है आवृत्ति का किस तापमान पर ये मिस टाइपिंग है। क्वेश्चन है कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो देखिए, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में अंतर पाया जाता है, लेकिन जो -40 है ये एक ऐसा कॉमन वैल्यू है जिस पर कि फ़ारेनहाइट भी बराबर होता है और सेंटीग्रेड भी बराबर होता है। डीएनए के मूल मात्रक क्या है? तो डीएनए के मूल मात्रक होता है न्यूक्लिक ओटाइड, न्यूक्लिक ओटाइड। अगला है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम का क्या मतलब है? आपने सुना होगा ऊर्जा संरक्षण का। तो ऊर्जा संरक्षण का मतलब ये होता है कि हम ना तो ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, ना तो इसका विनाश कर सकते हैं। ऊर्जा में होता क्या है कि ऊर्जा बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। जैसे यहाँ पे ऊंचाई पे हमने पानी को इकट्ठा किया है, ऊंचाई पे, ठीक। तो यहाँ पे जब ये पानी रुका हुआ है तो इसमें कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? mgh, क्योंकि हमेशा ये हाइट पे होता है। उसके बाद जब इसे हम गिरा देंगे नीचे तो ये गति में आ गया। तो जब यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा थी ये अब बदल गई गतिज ऊर्जा में, और गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। तो कोई भी ऊर्जा कोई पैदा नहीं कर सकता, उसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में डाइवर्ट किया जा सकता है। जैसे कि जो डायनोमो होता है क्या करता है? डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसी तरह जो विद्युत मोटर होता है वो क्या करता है? विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन क्या करता है ये हम बता दे रहे हैं आपको। जो माइक्रोफोन होता है जिसमें हम बोलते हैं, रिकॉर्ड होता है, तो माइक्रोफोन क्या करता है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विद्युत में, इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए कमेंट करके बताइए लाउड स्पीकर क्या करता है? लाउड स्पीकर क्या करता है? लाउड स्पीकर क्या करता है? किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है ये आपको बताना है। अगला है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? मतलब कि सबसे पहले किसने बताया गुरुत्वाकर्षण के बारे में? तो ये आपने हो सकता है कि एक कहानी पढ़ी हो न्यूटन का, जो बैठे थे किसी सेब के पेड़ के नीचे, सेब गिरा तो वहीं पे गुरुत्वाकर्षण के नियम की एक तरह से वहीं से शुरुआत होती है न्यूटन के द्वारा। अगला है कि फायड का संबंध किससे है? तो फायड का संबंध है संख्यायिकी से। अगला है कि परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। मतलब परमाणु रिएक्टर जो होता है आपने सुना होगा, भारत में जो सबसे पुराना है
उसका नाम है अप्सरा। तो इसमें जो ईंधन यूज होता है ये होता है यूरेनियम। यूरेनियम का यूज होता है। और देखिए ये जो परमाणु रिएक्टर होते हैं उसमें क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। नाभिकीय विखंडन होता है। नाभिकीय विखंडन का क्या मतलब कि एक बड़ा होगा नाभिक, बाद में ये टूटकर छोटा बनेगा, फिर ये छोटे वाले छोटे कई बनाएंगे, इस तरह। तो इस आधार पे हम एक चीज बनाते हैं और ये होता है परमाणु बम। नाभिकीय विखंडन का उल्टा होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, छोटे छोटे नाभिक मिलकर के एक बड़ा नाभिक बनाते हैं और इसका उदाहरण क्या है, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम। और अगर सूर्य की बात करें, सूर्य की जो मतलब तारा है, यहाँ पे ये नाभिकीय संलयन वाली ही प्रक्रिया होती है। आगे बढ़े, अगला है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों। तो आकाश नीला इसलिए दिखाई पड़ता है कि वायुमंडल में तो अन्य भी रंग है, क्योंकि आप देखेंगे कि एक श्वेत प्रकाश को जो कि सूर्य से आ रही है, अगर इसको आप एक प्रिज्म से गुजारेंगे तो ये 7 रंगों में बंटता है और ये होता है विबग्योर। कभी कभी पूछा गया है कि इनका नाम बताइए, क्रम बताइए, तो ये विबग्योर होता है और इसको हिंदी में बैनी आह पिनाला बोलते हैं। मतलब शुरू में वायलेट है और लास्ट में रेड है। तो यहाँ पे जब 7 रंग है किसी भी प्रकाश में, तो जो हमें आकाश है ये नीला ही क्यों दिखाई देता है। तो देखिए जो वायुमंडल है ये नीले रंग को अधिक बिखेरता है, क्योंकि जहाँ पर प्रकाश पड़ता है वहाँ पे तो सारे रंग है, लेकिन जो नीला रंग है इसको ज़्यादा बिखेरता है और इसीलिए जो आकाश है हमें नीला दिखाई देता है। अगला है कि यातायात बत्ती में लाल रंग का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। हमारे पास तो बहुत रंग है, 7 हैं, 7 से मिलाकर और भी बने हैं, तो आखिर हम उनका प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। तो इसलिए कि इनका जो लाल रंग है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लंबा होता है। तरंगदैर्घ्य कहने का ये मतलब है कि जिसका तरंगदैर्घ्य जितना लंबा होगा वो फैलेगा नहीं। जैसे कि अगर आपको उदाहरण से समझाएं तो यहाँ पे एक हमने लाल बत्ती जला दिया, लाल, और यहाँ पे एक नीला। जब दोनों को जलाएंगे तो ये जो रेड कलर का होता है बहुत दूर तक फैलता नहीं है, लेकिन जो नीला होता है ये जल्दी ही फैलने लगता है, इस तरह। तो जब नीला के देखने के लिए जो व्यक्ति यहाँ रहेगा उसी को दिखेगा, लेकिन लाल कलर वाला बहुत दूर तक नहीं फैल रहा है, यानी कि यहाँ तक के व्यक्ति को आसानी से दिख जाएगा। तो इन सब में रोल होता है तरंगदैर्घ्य का। और चूंकि ये खतरे का सिंबल होता है इसीलिए हम रेड को लगाते हैं ताकि दूर से भी पता चल सके। अगला है कि एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्यों। ये होता है केशिकात्व के कारण। केशिकात्व के बारे में आपने पढ़ा होगा। केशिकात्व में होता क्या है कि जो भी चीज़ नीचे होता है ये ऊपर जाता है, जैसे कि लालटेन या फिर लैंप की बत्ती, या फिर जो किसान का खेत होता है उसमें भी केशिकात्व बन जाते हैं। तो उसको जो नमी होता है उसको बाहर भेजने लगते हैं और उसको रोकने के लिए हम खेत की जुताई कर देते हैं। तो ये है केशिकात्व के कई उदाहरण। आगे बढ़े उससे पहले आशा है कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक करिए। तो क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण लगता है, मतलब कि चंद्र ग्रहण कब लगेगा। देखिए 2 ग्रहण होते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण तभी लगेगा कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। लेकिन सूर्य ग्रहण तब लगेगा जब सूर्य यहाँ पे होगा, पृथ्वी यहाँ पे होगी और चंद्रमा इसके बीच में आएगा, तो यहाँ पे लगता है सूर्य ग्रहण। अगला है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दोगुना होगा जब आयतन को रखा जाएगा। तो देखिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब ये है कि यहाँ पे 75 सेंटीमीटर है, तो ये जब आयतन इसका 327 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा तभी ये इसका दाब दोगुना होगा। अगला है कि विद्युत रोधी मायका का पराविद्युत गुणांक क्या होता है। ये होता है 6.7। अगला है कि एंजाइम मूलतः क्या होते हैं। जो एंजाइम पाए जाते हैं तो ये मूलतः होते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन का काम ये होता है कि शरीर में ये ग्रोथ के लिए जाना जाता है।
और जो दाल होती हैं उसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा की बात करें तो ये सोयाबीन में पाया जाता है, सोयाबीन या फिर मशरूम में। सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है। अगला है कि कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है, तो यह है हार्मोन का निर्माण, ये काम यकृत का नहीं है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण से तथा श्वसन के लिए क्या सत्य है, तो श्वसन से प्रकाश संश्लेषण में तेजी होता है। कुल मिला के ये समझिए कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो वहाँ पे पौधे अपना भोजन बनाते हैं और वायुमंडल से CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। तो O2 हमारे लिए फायदेमंद होती है और इसीलिए यहाँ पे श्वसन लिखा गया था। अगला है कि एक कूलाम्ब आवेश बराबर होता है किसके। एक कूलाम्ब आवेश होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के। अगला है कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो ये होता है प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन में ही नीला इसलिए क्योंकि नीला रंग को ज़्यादा प्रकीर्णित किया जाता है। देखिए आपको बता दें कि जो यात्री होते हैं, अंतरिक्ष यात्री, जब वो अंतरिक्ष में जाते हैं वहाँ उनको सब काला दिखता है, लेकिन हमको तो नीला दिख रहा है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ पे धूल के कण नहीं है। जब धूल के कण नहीं होंगे तो वहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। जब नहीं होगा तो काला दिखेगा। यहाँ पे जहाँ हम हैं यहाँ पे वायुमंडल है, धूल के कण है और यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है। संधारित्र की धारिता का SI मात्रक क्या होता है, तो ये होता है फैराडे। SI होता है स्टैंडर्ड यूनिट, और इसके अलावा हमको 3 यूनिट और पढ़ाई जाती है, MKS मीटर किलोग्राम, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और FPS फुट पाउंड सेकेंड। आशा है कि आपने इसे जरूर पढ़ा होगा। ये आपको 10वीं में पढ़ाया जाता होगा भौतिकी में। अगला है कि निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। तो निकट दृष्टि दोष का ये मतलब है कि व्यक्ति को निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। जब निकट का दिखेगा तो उसको हम निकट दृष्टि दोष कहेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है, इसीलिए कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं परीक्षाओं में। तो आपको अच्छे से समझ लेना है कि निकट दृष्टि दोष मतलब कि निकट का दिख रहा है तो दूर का नहीं दिखेगा। अब दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या होगा कि दूर का दिखेगा और निकट का नहीं दिखेगा। ठीक है, अब जानिए कौन सा लेंस लगाना है। तो आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब आपको ये पता रहेगा तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अवतल लेंस होता है इस प्रकार का, अगर आपने 12वीं में पढ़ा हो। और अवतल लेंस का काम ये होता है कि जो भी किरणें समांतर आ रही हैं उनको डाइवर्ज करे, फैलाए। ठीक, उत्तल लेंस होता है कुछ इस प्रकार का। उत्तल लेंस का काम ये होता है कि जो भी किरणें आ रही हैं उनको उनके प्रकाश पे मोड़े। ठीक है, तो ये उत्तल हो गया, ये अवतल हो गया। तो होता क्या है कि जब हमको निकट का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, यानी कि जो किरणें हैं पहले ही जाके मिल जा रही हैं। अब इन किरणों को ऐसा करना है कि ये थोड़ा बाद में जाके मिले, यहाँ मिले। तो यहाँ मिलने के लिए इनको फैलाना ही पड़ेगा। तो जब फैलाने वाली बात है तो फैलाने वाला काम कौन करता है? अवतल लेंस। उसी तरह सेम टू सेम दूर दृष्टि दोष में भी होता है, उसमें भी आपको इसको उत्तल लेंस लगाना पड़ता है। मतलब कि दूर दृष्टि होगा तो उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष होगा तो अवतल लेंस लगाना पड़ता है। आप अपने हिसाब से इसे याद रखिए। अगला है कि शरीर में आधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है। किसके आधिक्य के कारण? क्या अधिक हो जाता है कि हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं? तो ये होता है कोलेस्ट्रॉल, और इसकी शुरुआत होती है फैट से। फैट इसलिए बहुत खतरनाक है, ये जब बढ़ेगा तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और जब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो वहाँ पे हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ट अटैक आता ही क्यों है? क्योंकि देखिए जो दिल है, जो दिल मतलब कि हृदय है, इसका काम है ब्लड को पंप करना। ब्लड को ये पंप करता है और लगातार पंप करता है। ये जिस दिन रुक गया उस दिन पूरा काम खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो पाइप लगी हैं, नली लगी हैं जो ब्लड वाली, जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसी में जाके जमता है इस तरह। तो होता क्या है कि जब ये किसी भी पाइप के अंदर जाके इस तरह जम गया तो यहाँ से जो ब्लड का पंप किया जा रहा है, ये पंप तो बहुत तेजी से किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सरकरा छिद्र है
तो ये तेजी से नहीं जाएगा, बार बार इस पे लोड पड़ेगा। बार बार लोड पड़ते 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 कभी ऐसा होगा कि ये एक बार रुक जाएगा। एक बार यदि रुक गया तो इसको चलाना उतना आसान नहीं है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसलिए खतरनाक होता है। अगला है कि गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ये होती है मीथेन। मीथेन का रासायनिक सूत्र आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आपको बता दें सी और एच से मिलकर बनता है, इतना हिंट दे दिए। अब आप बताइएगा कि इसका सूत्र क्या होता है। अब रासायनिक फार्मूला आपको बताना है। मीथेन को बोलते हैं मार्स गैस, मार्स गैस। अगला है कि रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? मतलब रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये करता है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? अभिसारी मतलब उत्तल लेंस। तो जब उत्तल लेंस के फोकस दूरी की बात की जाएगी तो हमेशा ये प्लस होगा, जब अवतल लेंस के बारे में बात की जाएगी तो हमेशा ये माइनस होगा। अब लेंस एक बड़ा चैप्टर है, इस छोटी सी वीडियो में उसको कवर कर पाना इतना आसान नहीं है। हम फिजिक्स को अलग से एक एक चैप्टर कवर कर रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगला है कि रडार निकाय का प्रयोग करता है। जो रडार होता है आपने देखा होगा मूवी में, यहाँ पे ये काम सर्चिंग करता है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों पे काम करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश की तरंग का वेग होता है, ये दोनों जो वेग होता है, चाहे वो विद्युत चुंबकीय तरंग हो या फिर प्रकाश हो, ये दोनों बराबर होता है। एनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो पवन का वेग मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं एनमोमीटर। अगला है कि पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है। तो पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर। देखिए एक होता है श्रव्य ध्वनि। श्रव्य मतलब कि जिसको हम सुन सकते हैं, ये होता है 20 से लेके 20,000। पराश्रव्य मतलब कि जिसको हम नहीं सुन सकते हैं, 20,000 से ऊपर। तो आखिर इस ध्वनि को कौन सुनता है? तो इस ध्वनि को सुनते हैं कुत्ते, इसके अलावा जो चमगादड़ होती है ये, या फिर जो भी उल्लू, जो भी रात्रिचर प्राणी है, वो सब इस ध्वनि को सुन पाते हैं। अगला है कि 100 वाट 250 वाट के बल्ब से होकर जो धारा निकलेगी वो कितना होगा? तो ये होगा 0.4 एम्पियर। अगला है कि यदि विस्थापन तथा बल की दिशा में है तो किया गया कार्य होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी दिशा में हम काम कर रहे हैं और वहाँ पे विस्थापन अधिकतम है तो काम क्या होगा? देखिए कोई यहाँ पे वस्तु है, इसको हम यहाँ खड़ा होके धक्का लगा रहे हैं, ठीक है। अब जब धक्का लगा रहे हैं, ये वस्तु यहाँ से विस्थापित होकर यहाँ आ गई, तो यहाँ पे काम हुआ, अधिकतम काम हुआ, क्योंकि जो कार्य बराबर होता है Fs cos थीटा, इसका फार्मूला होता है, ठीक। कितना दूरी गया ये भी इसमें काउंट करना जरूरी है। लेकिन विज्ञान का नियम एक ये भी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इस दिशा में चल रहा है और कोई अपने सर पे सामान लिया है, तो विज्ञान की नियम के अनुसार उसने कोई भी काम नहीं किया। अगला है कि विज्ञान की वह शाखा बताइए जो जीव और वातावरण के बीच के संबंध को बताती हो। तो इसको कहते हैं पारिस्थितिकी, और इसमें जीव और वातावरण के बारे में संबंध बताया जाता है। मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब एक बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो क्या होगा? कहने का मतलब कि यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे अगर कोई बर्फ का टुकड़ा है इसमें, ठीक है, इस तरह ये पानी है और ये बर्फ का टुकड़ा है, ये बर्फ है और ये पानी है, ये टुकड़ा इसमें है। जब थोड़ी देर बाद ये टुकड़ा पिघलेगा, क्योंकि ये बर्फ है, तो जब पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब ये पिघलेगा तो पानी का स्तर जो इतना था ये कितना हो जाएगा? क्या इतना ही रहेगा या फिर बढ़ जाएगा? तो देखिए पहली बात कि ये इतना ही रहेगा, ठीक, पानी के लेवल में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब एक पानी का टुकड़ा तैर रहा है तो उसका कितना भाग पानी से ऊपर होगा, कितना भाग पानी से नीचे होगा? तो 1/10 भाग पानी के ऊपर होगा, 9/10 भाग पानी के नीचे होगा। अगला है कि पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में किस ऊर्जा को लेती है? तो ये लेती है ताप
ऊर्जा को। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने या फिर थॉमसन ने। तो चलिए आप कमेंट करके बताइएगा न्यूट्रॉन की खोज किसने की। प्रोटॉन बहुत पूछ लिए आपसे, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने किया था, तो न्यूट्रॉन का बताइए किसने किया था, ये आपके लिए क्वेश्चन होगा। आपको बता दें कि आपका उत्तर शुरू होगा च से। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है, ये होता है संगति। आगे बढ़े तो ग्रेनाइट किसमें पाया जाता है? तो ग्रेनाइट होता है आग्नेय शैलों में। ग्रेनाइट एक पत्थर है। अगला है कि मनुष्य जब सांस लेता है तो औसत कितना शोर होता है? तो जब सांस लेता है तो ये होता है 0.5 डेसिबल। देखिए डेसिबल में क्या होता है कि हम ध्वनि को मापते हैं। अगर नॉर्मली 30 से 40 डेसिबल हो तो समझिए कि एक अच्छी ध्वनि है। अगर ये 50 से 60 हो जाता है तो समझिए कि इतनी ध्वनि होगी कि कोई सोया हुआ व्यक्ति को हम जगा सकते हैं। अगर ये 180 डेसिबल हो जाता है तो कान के पर्दे फट जाएंगे। अगला है कि उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत क्या होता है? तो जो उद्योगों में प्रचुर मात्रा में यूज किए जाते हैं ये होते हैं कोल, तार। आगे बढ़े, अगला है कि सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला कौन सा गैस है? तो ये होता है आर्गन। आर्गन ही क्यों? क्योंकि ये अक्रिय गैस है, अक्रिय। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इस समय आप देखेंगे कि हाइड्रोजन का उतना यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि हम हाइड्रोजन का उतना स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिस चीज़ के सहारे हम हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, जब ये खत्म हो जाएगा तो हाइड्रोजन ही हम यूज कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीकरण होता है जल का। क्वेश्चन है कि पानी का अधिकतम घनत्व कब होता है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? तो ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। देखिए होता क्या है कि जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा तो यहाँ पे पानी अधिकतम घनत्व अपना कवर करता है। यही कारण है कि कई बार जब ऊपर का पानी, जैसे कि कोई झील है तो ऊपर का पानी तो जम जाता है, ये बर्फ बन जाता है, लेकिन जो नीचे का पानी है ये अभी जल के फॉर्मेट में रहता है। और कई बार पूछा गया है कि जब झील का पानी जम जाता है तो मछलियाँ कैसे जिंदा रहती हैं? तो मछलियाँ उसके पेदी में रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी ये पानी के फॉर्मेट में होता है। वैसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है कौन? तो ये करता है ओजोन परत। ओजोन मतलब कि O3। ये ओजोन जो लेयर है ये पृथ्वी पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों को नहीं आने देता है। अगर आने देता तो क्या होता? तो पृथ्वी पे कई तरह के चर्म वाले रोग होते हैं। ये पौधों तथा जीव दोनों के लिए हानिकारक है। यहाँ पे जो ये ओजोन लेयर है इसकी एक मोटाई है, ओजोन की एक मोटाई है, और इसको हम मापते हैं डाप्सन में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। किसमें मापते हैं? डाप्सन में। तो कहीं कहीं पे जहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा होता है तहाँ पे इसकी मोटाई कम हो जाती है, जहाँ पे प्रदूषण कम होगा वहाँ पे इसकी मोटाई पूरी रहती है। अगला है कि डायनोमो का आर्मेचर बना होता है। तो जो डायनोमो का आर्मेचर होता है ये बना होता है इस्पात से, क्योंकि यहीं पे विद्युत पहली बार बनता है। डायनोमो से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और कि डायनोमो करता क्या है? तो डायनोमो में आप क्या देखते हैं? डायनोमो में उसको इंजन के द्वारा चला दिया जाता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा दे दी जाती है, लेकिन बदले में हमें वो क्या देता है? विद्युत ऊर्जा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि डायनोमो क्या करता है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसी ऐसे चीज़ का नाम बताइए कि जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदले। क्या आप बता पाएंगे? यह है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर में हम क्या देते हैं? विद्युत देते हैं, 3 फेस या फिर 2 फेस या फिर सिंगल फेस का। बदले में ये हमारे लिए काम करता है। तो ये करता है, जैसे कि अगर पूछा जाए कि माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन क्या करता है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर क्या करता है? लाउड स्पीकर, तो ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इस तरह कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला है कि पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है? तो ये होती है न्यूटन प्रति मीटर। अगला है कि डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ
अभियंता और उद्योगपति का नाम क्या था? तो इनका नाम था अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल। इनको हम अल्फ्रेड नोबल भी बोलते हैं। इन्हीं के नाम से 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। और भारत में भी सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को क्यों मिला? साहित्य के लिए। किस ग्रंथ पे? तो गीतांजलि पे। उसके बाद कई और भी नोबेल पुरस्कार मिले, जैसे कि 1930 में रमन को मिला, सीवी रमन को, रमन इफेक्ट के लिए। इसके साथ और भी कई अवार्ड मिले हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, 2019 में एक भारतीय व्यक्ति को, जो भारतीय मूल के हैं, उनको नोबेल पुरस्कार मिला है और उनका क्षेत्र है अर्थशास्त्र। तो क्या आप बता पाएंगे कि उनका नाम क्या है? उनका नाम ए से शुरू होता है। चलिए इतना हिंट दे दिया, आप कमेंट करके बताइएगा। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका लगाया जाता है? तो ये होता है यक्ष्मा यानी कि टीबी। इसके प्रतिरोध के लिए, इसको रोकने के लिए बीसीजी का टीका लगता है। अगला है कि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो चांद पर उसका वजन कितना होगा? तो वहाँ पे होगा 100 न्यूटन। क्यों? यहाँ पे आप देखेंगे कि एक 1/6 क्यों हो रहा है? तो वो इसलिए हो रहा है कि जो पृथ्वी पे जी की वैल्यू होगी, चंद्रमा पे वही जी की वैल्यू g/6 हो जाती है। चूंकि भार बराबर होता है mg, यानी कि भार में आप देखेंगे कि द्रव्यमान के साथ उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से मल्टीप्लाई हुआ है। तो अगर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू 10 होगा तो यहाँ पे 10/6 हो जाएगा, यानी कि 6 से भाग हो जाएगा। यहाँ पे 600 होगा तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। कहने का मतलब कि एक लाइन में आप ये समझिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऐसा होता है। अगला है कि सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो 19.30। अगर शुद्ध सोना रहेगा तो कितना कैरेट का रहेगा? 24 कैरेट का। और अगर वो 18 कैरेट का है तो कितना परसेंट शुद्ध है? तो ये है 75%। देखिए ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ भी आपको बिना मतलब का नहीं बताया जाएगा। अगला है कि ठोस धातु की इकाई होती है, तो ये होती है रेडियन। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कौन हाइपोथैलेमस संदेश पाता है और अंततः अंतःस्रावी ग्रंथियों को भेजता है? कौन है? तो ये है पीयूष ग्रंथि। ये पीयूष ग्रंथि हैं जो हाइपोथैलेमस से संदेश लेकर के अंतःस्रावी ग्रंथियों को भेज देती हैं। अगला है कि द्रव्यभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होता है किस गैस का? मतलब कि द्रव्यभूत मतलब कहा जा रहा है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें कौन कौन सी गैस होती है? तो ये होती है ब्यूटेन और प्रोपेन। इसके अलावा इसमें एक और गैस मिलाई जाती है, नाम होता है मरकैप्टन। ये गैस मिलाने का मकसद क्या होता है? तो ये गंध के लिए गैस मिलाई जाती है। अगला है कि वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आयन मंडल। जो वायुमंडलीय स्तर होता है जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करे उसे हम कहते हैं आयन मंडल। यहाँ पे आयन मंडल में ही रेडियो तरंगों वाला काम होता है। अगर पूछे कि मंडल कितने होते हैं तो ये होते हैं 5। पृथ्वी के सबसे नजदीक जो होता है उसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल। अगला है कि प्रकाश का अपवर्तन का क्या मतलब है? तो अपवर्तन का मतलब ये होता है कि अगर इस तरह कोई प्रकाश आ रहा है और यहाँ पे अभिलंब है, तो प्रकाश दूसरे माध्यम में जा करके थोड़ा सा मुड़े या झुके, अभिलंब की ओर आए या फिर अभिलंब से दूर जाए, इसे हम कहते हैं अपवर्तन। 3 चीजें होती हैं, एक होता है अपवर्तन, एक होता है परावर्तन। परावर्तन मतलब क्या? कि प्रकाश तो आएगा इस पे, जैसे कि प्रकाश तो यहाँ आएगा लेकिन टकरा के इसी माध्यम में निकल जाएगा, इसको कहते हैं परावर्तन। एक होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका क्या मतलब? तो हीरा क्यों चमकता है? तो ये चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक होता है मृग मरीचिका। मृग मरीचिका मतलब कि आप गर्मी के दिनों में देखेंगे कि कुछ दूरी पे आपको कुछ ऊंचाई पे दिखता है पानी जैसे, लेकिन वहां पे जाने पे कुछ होता नहीं है, इसको बोलते हैं मृग मरीचिका। तो मृग मरीचिका भी होती है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला है कि एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? कम से कम तरंगदैर्ध्य। तो देखिए यहाँ पे होते हैं 7 रंग। पहला कौन? तो इनके लिए एक फार्मूला है, विबग्योर। 7 होंगे, देखिए 4 3 7।
तो यहाँ पे बिबिग्योर ये है, मतलब कि वायलेट मतलब बैगनी, और आर मतलब कि रेड। तो अगर सबसे न्यूनतम पूछा जाएगा तो बैगनी, अधिकतम पूछा जाएगा तो रेड। और यही कारण है कि जो खतरे के सिंबल बनाए जाते हैं वो रेड से बनाए जाते हैं। और ये रेड से बनाने का ये मतलब है कि जब तरंगदैर्ध्य अधिकतम होगा तो ये कीड़े बिखरेंगी नहीं और दूर तक दिखाई देंगी। अगला है कि सर्वदाता रक्त वर्ग है, मतलब ऐसा रक्त वर्ग कौन है जो सबको खून दे सकता है, ये है ओ। तो ऐसा कौन है जो सबसे खून ले सकता है, सर्वग्राही कौन है, तो ए बी होता है, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, लेकिन सर्वदाता है, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। अगला है कि जब इस्पात जैसी धातु को छड़ को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ा करके ताना जाए तो क्या असर पड़ेगा। तो देखिए कुछ भी होगा, अगर उसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ा करके उसको आप तानेंगे तो यहाँ पे उसमें प्लास्टिक का गुण आ जाता है, वहाँ पे प्लास्टिक का गुण आ जाता है अगर आप उसे उसके प्रत्यास्थता से अधिक करके तानेंगे तो। अगला है कि एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो जहाँ पर आवेशित गोला होगा और अगर वो खोखला है तो उसके अंदर कहीं पर भी आप काउंट करेंगे तो उसका विद्युत का मान कितना होगा, 0। आगे बढ़ते हैं तो स्फेनोमैनोमीटर क्या मापता है, तो ये मापा जाता है ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप को। तो अगला है कि स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को कैसा रखने का सुझाव दिया जाता है। मतलब कि आप कोई भी उपकरण ऐसा यूज कर रहे हैं जहाँ पे स्प्रिंग लगे हों, जिसमें स्प्रिंग लगे हों, तो कहा जाता है कि इनको हमेशा रखना चाहिए ऊर्ध्वाधर मतलब कि खड़ा। अगला है कि शुद्ध रूप से एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के कैसा होता है, तो ये ठीक 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे पश्च होता है। अगला है कि पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है किससे। तो देखिए कभी भी आपको स्पेक्ट्रम चाहिए और खास करके पीला, हरा और लाल, तो हमेशा आपको सफ़ेद फिल्टर से गुजारना होता है। जैसे अगर आपको 7 रंग चाहिए तो आपको जो श्वेत प्रकाश आता है खास करके सूर्य का, इसको अगर आप एक प्रिज्म से गुजारेंगे तो यहाँ पे आपको 7 रंग मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की। मतलब कि पूछा गया है कि सबसे पहले लघुगणक को किसने बनाया, ये पूछा गया है, सीधा सीधा आप ये समझिए। तो ये है जॉन नेपियर के द्वारा लघुगणक को बनाया गया था। आगे बढ़े तो रेडियो धर्मिता की खोज किसने की, तो ये हेनरी बेकुलर के द्वारा किया गया। अगला है कि कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है, तो ये है स्कार्बिक अम्ल। स्कार्बिक अम्ल किस विटामिन को कहते हैं, सी को कहते हैं, ये सी से है, बी से नहीं है। आगे बढ़े तो अगला है कि दिन के समय क्या होता है, तो दिन के समय पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण मतलब कि भोजन बनाते हैं। जब भोजन बनाएंगे दिन के समय तो उनको क्या क्या चाहिए, प्रकाश तो जरूरी है, साथ में CO2 चाहिए, कुछ जल लेंगे और उसके बाद से ये अपना भोजन बनाएंगे जिनको कहेंगे प्रकाश संश्लेषण। दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात के समय यही पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात्रि के समय पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। अगला है कि सोल्डर किसका मिश्र धातु होता है। कहने का मतलब कि जो सोल्डर है ये किसको किसको मिला करके बनाया जाता है, ये होता है टीन और सीसा। इस तरह मिश्र धातुओं के लिए हमने अलग से वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने देखा होगा तो। अगला है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। तो प्रेशर कुकर में प्रेशर होता है मतलब कि दबाव होता है, और जहाँ पर भी दबाव बढ़ता है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और वही कंडीशन प्रेशर कुकर में होती है। यहाँ जो प्रेशर कुकर के अंदर खाना में का पानी है वो क्वथनांक उसका बढ़ जाने के कारण वो खाना तुरंत बन जाता है। अगला है कि कौन सा गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो ये है रेडान। रेडान है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। देखिए यहाँ पे एक चीज मिस्टेक है, अक्रिय गैस। यहाँ क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। देखिए अक्रिय गैस वे होते हैं जिनका अष्टक पूरा होता है, ये किसी से क्रिया नहीं करना चाहते हैं। तो इनमें एक रेडान ऐसा है गैस जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। अगला है कि पृथ्वी ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें आती है उनको धरती पे आने से रोकती है। आगे बढ़े तो अगला है कि वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा होती है। तो देखिए जो खून बनाने का काम होता है ये अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। ब्लड को ये 2 तरह का RBC और WBC होते हैं।
मतलब कि रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल। इसमें से जो वाइट ब्लड सेल होता है इसका जो वैलिडिटी होती है मतलब जीवन काल होता है केवल 120 दिन होता है। चलिए आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके बताइए हमको कि सर्वदाता ग्रुप कौन है। सर्वदाता समूह कौन है? ऐसा जो सबको ब्लड दे सके, सर्वदाता, ये कौन है? आप कमेंट करके बताइएगा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो चमगादड़ होती हैं ये पराश्रव्य तरंगे छोड़ते हैं और इन्हीं पराश्रव्य तरंगों के आधार पे जब ये तरंगे किसी वस्तु से या फिर कहीं से टकरा करके आती हैं तो इनको आभास हो जाता है और ये सटीक दिशा में उड़ पाते हैं। अगला है कि गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो ये होती है आरेखीय पेशी होती है गर्भाशय में। स्टेट्रिन किसकी औषधि है? तो ये है बुढ़ापा रोकने के लिए स्टेट्रिन का यूज किया जाता है। आगे बढ़े तो अगला है कि सूर्य के प्रकाश को फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस मतलब कि इस तरह, अवतल लेंस मतलब कि इस तरह। उत्तल लेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी किरणें आएंगी समांतर से, ये किरणें इसके फोकस पे इकट्ठा होगी। आपने देखा होगा कि यहाँ पे जब हम उत्तल लेंस वाला ले लेते हैं तो हम सूर्य की रोशनी से कोई कागज पे आग भी लगा सकते हैं, तो वहाँ पे यही होता है कि जो भी किरणें समांतर आती हैं वो फोकस पे जाके मिलती हैं। जब इतनी ऊर्जा एक जगह जाके इकट्ठा होती है तो किसी भी वस्तु को जला देती है। अगला है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो यह है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? क्या आप बता पाएंगे? तो बताइएगा कमेंट करके। कौन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले? ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन है विद्युत मोटर, डायनोमो और इसके साथ माइक्रोफोन, विद्युत सेल। ये आपके 4 ऑप्शन है। अगला है कि खाद्य संसाधन तथा संचय के द्वारा कौन सा तत्व है जो कि प्रभावित होता है? मतलब कहने का ये है कि कोई भी फल या फिर भोजन, खास करके भोजन, अगर हम उसको स्टोर करके रखते हैं फ्रिज में या फिर कहीं पर भी, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसमें से क्या होगा? क्योंकि उसमें मिनरल भी होगा, विटामिन भी होगा, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है विटामिन, यानी कि आपको विटामिन थोड़ा कम मिलेगा जब आप स्टोर करके रखेंगे तो। अगला है कि भूकंप तरंगे रिकॉर्ड की जाती है। भूकंप तरंगे किस पे रिकॉर्ड की जाती हैं? तो ये होता है सिस्मोग्राफ पे। देखिए भूकंप तरंगों को एक नंबरिंग में काउंट किया जाता है, जैसे कि 5.7.5, 5.1 इस तरह। अगला है कि प्रदूषित जल अगर आप पिएंगे तो आपको कौन सा रोग हो सकता है? कहने का मतलब है कि प्रदूषित जल पीने से क्या होता है? ये होता है टाइफाइड। आगे बढ़े तो सभी जैविक वातावरण प्रक्रिया विभिन्न जलवायु मौसमी दशा किस मंडल में होते हैं? कहने का मतलब कि जो आपको वातावरण दिख रहा है जैसे कि वर्षा या फिर कोई भी मौसम वाला क्रियाकलाप, ये कहाँ होता है? तो ये होता है क्षोभ मंडल में। मंडल होते हैं 5 प्रकार के, क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, आयन मंडल और इस तरह। तो ये जो क्षोभ मंडल है उसी में ये जो वर्षा वाली या फिर वातावरण वाली सभी क्रियाएं होती हैं। अगला है कि पीली रोशनी में अगर गहरी नीली वस्तु हो तो कैसी दिखाई देगी? देखिए वस्तु है नीली, लेकिन अगर इसको आप पीली रोशनी में देखेंगे तो ये दिखेगी भूरी यानी कि ब्राउन। अगला है कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना टाइम लगता है? लगता है लगभग 500 सेकेंड। 500 सेकेंड यानी कि 8 मिनट 20 सेकेंड। चलती गाड़ी में बैठे आदमी में ऊर्जा कौन सी होगी? तो देखिए जब गाड़ी चल रही है और आदमी बैठा है तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा भी होगी और स्थितिज ऊर्जा भी होगी, दोनों होगी। क्योंकि अगर गाड़ी को अचानक आप रोक देंगे तो व्यक्ति आगे की तरफ गिरने लगता है या फिर झुक जाता है, ये गतिज ऊर्जा के कारण हुआ। क्योंकि व्यक्ति चल नहीं रहा है, बैठा हुआ है, इसीलिए वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा भी है। जो वस्तु गतिमान होती है उसमें गतिज ऊर्जा होती है, जो वस्तु रुकी हुई होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv² और स्थितिज ऊर्जा का होता है mgh। अगला है कि अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले किस कारण से मौत के शिकार होते हैं? मतलब कि जो ज़्यादा अल्कोहल पीता है उसको मरना होता है, लेकिन किस कारण से? ये होता है सीरोसिस।
ध्वनि का वेग न्यूनतम स्तर पे कब होगा? तो ये होगा वायु में। कहां पर ध्वनि का वेग एकदम नहीं होगा? तो निर्वात में। अगला है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ये है विद्युत सेल। क्योंकि विद्युत सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा पड़ी हुई है, लेकिन हमें ये देगा क्या? तो विद्युत ऊर्जा। तो इस तरह ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगला है कि टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कहने का मतलब कि अगर टाइफाइड होगा तो क्या इफेक्टेड होगा आपके शरीर का? ये है आंत। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि टीबी हो गया तो क्या इफेक्टेड होगा? तो फेफड़ा। तो टाइफाइड में होता है आंत। एलपीजी में क्या पाया जाता है? तो ब्यूटेन, प्रोपेन, और इसके अलावा मरकैप्टन भी होता है, वो सुगंध के लिए, गंध के लिए। बिना सिल्क वाली मछली कौन सी होती है? बिना सिल्क वाली मछली, तो ये है कैटफिश। कैटफिश एक ऐसी मछली है जहां पे सिल्क नहीं होता है। आगे बढ़े तो अगला है कि कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक क्या होता है? कॉफी कहिए या फिर चाय कहिए, तो यहाँ होता है कैफीन, जो कि एक सीमित मात्रा में अगर आप लेते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसकी मात्रा अधिक होगी तो ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो किससे क्या मापा जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो इसी तरह हाइड्रोमीटर से मापा जाता है आपेक्षिक आर्द्रता को। कि जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर लाई जाती है तो उसके भार पे क्या असर पड़ता है? तो सबसे पहले आपको दो चीजें समझना होगा, एक होता है भार, एक होता है द्रव्यमान। क्या आपको दोनों में डिफरेंस पता है? बहुत से लोगों को डिफरेंस नहीं पता होगा। तो देखिए, भार को हम इंग्लिश में कहते हैं वेट, यानी कि इसको W से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान को हम बोलते हैं मास, यानी कि M से डिनोट करते हैं। अगर इन दोनों में रिलेशन देखा जाए तो W बराबर है mg होता है, यानी कि W अलग है और m अलग है। अगर आप अभी तक इसे एक समझ रहे थे तो आप गलत थे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कह रहा है भार, तो देखिए होता क्या है कि भार बराबर है मास इंटू ग्रेविटी होता है। तो जो अगर धरती पे बात करें तो g की वैल्यू होती है 10, लेकिन अगर यही g की वैल्यू को चंद्रमा पे चेक करें तो ये होती है 10/6। यानी कि आप देखेंगे एक चीज यहाँ पे समझने वाली ये है कि जहाँ पे g की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पे w का मान ज़्यादा होगा। आप देख रहे हैं कि धरती पे g की वैल्यू 10 है, लेकिन चंद्रमा पे उसमें 6 से भाग हो जा रहा है। यानी कि कोई भी वस्तु धरती पे जितना होगी उसके अनुसार चंद्रमा पे वो हल्की महसूस होगी। जैसे कि अगर आपको उदाहरण से समझा दें, मान लीजिए कि आपका मास मतलब m की वैल्यू है 10, ठीक। अगर आप धरती पर रहेंगे तो आपका W बराबर क्या हो जाएगा 10 और इंटू 10, क्योंकि यह m है और ये g है, ठीक। g का वैल्यू 9.8 होता है, लेकिन लगभग में हम 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे धरती पर आपका वैल्यू हो गया कितना 100 किलोग्राम। अगर यही आपका चंद्रमा पे चेक करना होगा तो चंद्रमा पे g की वैल्यू होता है 10/6, यानी कि अब यहाँ पे होगा m इंटू 10/6, यानी कि हो जाएगा 15 कुछ के आसपास। यानी कि आप देखेंगे कि चंद्रमा पे जो व्यक्ति का वजन करीब 15 या 16 किलो था, धरती पर आने के बाद ये 100 किलो का लग रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि यदि किसी वस्तु को चंद्रमा से धरती पे लाएंगे तो उसके भार पे क्या असर पड़ेगा। तो सीधा सीधा है कि जब भी किसी को हम चंद्रमा से पृथ्वी पे लाएंगे तो उसका भार बढ़ेगा, अगर पृथ्वी से चंद्रमा पे ले जाते हैं तो उसका भार घटेगा। अगला है कि एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होता है। तो देखिए, जहाँ पे g का मान ज़्यादा होगा वहाँ पे उसका भार सबसे ज़्यादा होगा। और जो ध्रुव होते हैं जिनको हम पोल बोलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पे जो पोल की बात आ रही है वहाँ पे g की वैल्यू अधिक होती है और वहीं पर इसका वजन भी ज़्यादा होगा। अगला है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनुवांशिकी सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है किसके द्वारा। तो ये होता है डीएनए। डीएनए एक ऐसा शरीर का गुण है जो कि पिता के गुणों को उसके बच्चे में ले जाता है। अगला है कि उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। तो जब हाई टेम्परेचर की बात आती है तो इसे हम मापते हैं पायरोमीटर के द्वारा। आगे बढ़े तो अगला है कि बैरोमीटर का क्या उपयोग है। कहने का मतलब ये है कि बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं। तो बैरोमीटर से हम नापते हैं वायुमंडलीय दाब को, यानी कि एटमॉस्फेयर प्रेशर को। अगला है कि जल का आयतन सबसे कम कब होता है। तो देखिए, जब घनत्व अधिकतम होगा तभी आयतन कम होगा। और आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का घनत्व अधिकतम होता है।
अगला है कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। तो देखिए न्यूटन की गति का जो पहला नियम है ये जड़त्व के नियम की व्याख्या करता है। पहला नियम में कहा क्या गया है ये पहले जान लीजिए। पहला नियम में ये है कि यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहना चाहेगी तब तक कि जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी पहले की अवस्था को परिवर्तित ना करे। कहने का मतलब अगर सीधा सीधा शब्दों में कहें तो जो वस्तु रुका है वो तब तक रुका रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा के हम उसे धक्का नहीं देंगे या फिर उसे गतिमान नहीं करेंगे। तो ये है न्यूटन के गति का पहला नियम और इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। अब इसके उदाहरण क्या हैं? उदाहरण ये है कि पेड़ को हिलाने पर पेड़ के फल क्यों गिरने लगते हैं। इसके अलावा ये भी है कि अगर कोई कपड़ा है उस पर अगर डंडे से प्रहार किया जाता है तो उसमें से धूल के कण क्यों बाहर निकलते हैं। तो ये सारे उदाहरण हैं जड़त्व के। तो ये तो हो गया न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है F बराबर एम ए, यानी बल बराबर है मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब कि त्वरण। तीसरा कहता है क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया। इसमें क्या होता है कि हम जितना क्रिया करते हैं उतनी ही हम पे प्रतिक्रिया भी होती है। और इसके उदाहरण कई ठो हैं, जैसे कि अगर आप कहीं तालाब में या फिर नदी में जो स्नान कर रहा है वहाँ पे आपको पीछे की तरफ पानी को टेलना होता है, या फिर अगर बंदूक की बात करें तो गोली जितनी तेजी से आगे निकलती है कुछ उसका हिस्सा धक्का के तौर पे पीछे भी देती है। ये है न्यूटन के गति का तीसरा नियम जिसको हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगला है कि अल्फांसो एक क्या है। तो अल्फांसो एक आम की प्रकार है, मतलब कि एक प्रजाति है जिसको हम बोलते हैं अल्फांसो। तो अगला है कि गति के नियमों की खोज किसने की। तो अभी आपने देखा कि न्यूटन ने गति के लिए 3 नियम दिया था जिसमें हमने अभी आपको तीनों नियम बताया है। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप हमें क्रिया प्रतिक्रिया नियम का एक उदाहरण कमेंट करके बताइए। क्रिया प्रतिक्रिया नियम का एक उदाहरण कमेंट करके जरूर बताएं। अगला है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। आगे बढ़े तो अगला है कि पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है, मतलब कि सांस लेने का काम कौन सा करता है। आपने पढ़ा होगा कि जो पौधे होते हैं जब ये अपना भोजन बनाते हैं जिसको हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, तो इस समय पौधे CO2 लेते हैं। तो जो ये CO2 लेने वाली प्रक्रिया है ये किसके द्वारा होती है। तो ये होती है पत्तियों के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में पानी, CO2 और इसके साथ सूर्य का प्रकाश बहुत आवश्यक होता है। अगला है कि छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण किस कमी से होता है। अगर छोटे बच्चे हैं इसमें ऐंठन या मरोड़ हो रहा है तो ये किस कमी से हो रहा है, किस विटामिन की कमी से। तो ये विटामिन है B6। विटामिन बी का ये एक पार्ट है और बी से कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। तो चलिए कमेंट करके बताइए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा, हमने आपको बी बता दिया, ए बता दिया और सी बता दिया। अगला है कि सीमेंट के प्रयोग के प्रमुख संगठकों में क्या क्या शामिल है। मतलब जो हम सीमेंट यूज करते हैं उस चिनाई के लिए वो किस किस चीज़ से मिल करके बना होता है। तो ये होता है लाइम, सिलिका और एल्मुना से मिलके बना होता है। अगला है कि यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ पे संचित होता है। तो ये है पित्ताशय में। देखिए ये क्वेश्चन दूसरे तरह से भी पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि पित्तरस को कौन स्रावित करता है, पित्तरस को कौन स्रावित करता है। तो ये स्रावित किया जाता है यकृत के द्वारा। अगला है कि दालें किसकी अच्छी स्रोत होती हैं। तो दालों में पाया जाता है प्रोटीन, और प्रोटीन के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद क्या होता है, तो सोयाबीन, और सोयाबीन के साथ साथ मशरूम। अगर इंडिया में देखें कि कहाँ पर कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि दालों के लिए अच्छा है, तो ये है मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश जिसकी कैपिटल है भोपाल, और ये दालों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। बात करें सोयाबीन की तो इसमें 42% प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अगला है कि इंसुलिन स्रावित करता है। इंसुलिन स्रावित होता है कहाँ, तो ये होता है पेनक्रियाज में।
जो इंसुलिन होता है वो पेनक्रियाज में स्रावित होता है। अगला है कि सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन था। तो सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया था यूरिया, और यूरिया में आप देखेंगे कि इसमें नाइट्रोजन होता है कितना, 46%। 46% नाइट्रोजन यूरिया का जो पैकेट होता है उस पर लिखा होता है। देखिए हमारे वायुमंडल की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन 78% होती है, और इसके साथ जो ऑक्सीजन होती है 21% होती है। यहाँ पे अगर इनको आप ऐड करेंगे तो 99 हो गया, बचा 1%। इसमें अन्य गैसें जैसे कि कई गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके अन्य गैसें इसी 1% में शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है। जैसे कि आप देखेंगे कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। आप देखेंगे कि हमारा जो सौरमंडल है, सौरमंडल जिसमें जो ग्रह है, जो एक तारा है वो है सूर्य। इस सूर्य में जो ऊर्जा निकलती है ये निकलती है नाभिकीय संलयन के कारण। नाभिकीय संलयन के कारण, नाभिकीय संलयन मतलब क्या होता है, छोटे छोटे नाभिकों को मिल करके एक बड़ा नाभिक बनाना। नाभिकीय संलयन का सीधा उल्टा होता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, तो नाभिकीय विखंडन में उल्टा होता है। उल्टा कहने का ये मतलब कि एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है। इस पे हम बनाते हैं परमाणु बम, और जो नाभिकीय संलयन होता है इस पे हम बनाते हैं हाइड्रोजन बम। हम बात करें जो सौरमंडल की, तो सौरमंडल में तारा है सूर्य, और सौरमंडल में पहले 9 ग्रह मानते थे लेकिन इस समय 8 ग्रह हैं। अगला है कि सेल भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है। तो जो सेल भंडारित बैटरी होती हैं उनमें पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि H2SO4। H2SO4। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरण होता है, तो किस रूप में होता है, तो ये होता है उष्मा ऊर्जा में। जो प्रकाश संश्लेषण होता है यानी कि पौधे जब खाना बनाते हैं तो उस समय जो प्रकाश ऊर्जा होती है ये ऊर्जा के रूप में, उष्मा के रूप में डाइवर्ट हो जाती है। कोण की इकाई क्या होती है, तो कोण और घन कोण आपने पढ़ा होगा, ये होता है रेडियन और ईस्ट रेडियन, तो कोण का होगा रेडियन। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें होता है। तो जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं इनका प्रयोग करते हैं हम रॉकेट प्रौद्योगिकी में। रॉकेट आपने देखा होगा कि जो भी सैटेलाइट या फिर कोई भी चीज़ भेजा जाता है अंतरिक्ष में, हमारी जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो के द्वारा, तो यहाँ पे हम जो इंजन उसमें लगाते हैं ये होता है क्रायोजेनिक इंजन। देखिए इसमें होगा क्या कि आप देखे होंगे कई बार कि रॉकेट को कई हिस्सों में बनाया जाता है, और जो ये एक एक लेयर पार करता रहता है एक एक हिस्से इसमें से कट कट के निकलते रहते हैं। जैसे कुछ दूरी जाने के बाद ये वाला हिस्सा कट के निकल जाएगा पूरी तरह, उसके बाद केवल इतना बचता है जो हमको भेजना होता है वो यहाँ पे लगा होता है। कुछ दूरी के बाद ये वाला हिस्सा कट के निकल जाता है, बस इतना बचा, बाद में ये खुलता है और ये जो उपग्रह है या फिर सैटेलाइट है इसको सही जगह पहुँचा देता है। तो ये होते हैं क्रायोजेनिक इंजनों वाले रॉकेट। अगला है कि 2 विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन है, ये है मैडम क्यूरी। इनको 2 विभिन्न क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको बता दें तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अल्फ्रेड नोबल के नाम पे। अल्फ्रेड नोबल के नाम पे इनको देने की प्रक्रिया शुरू की गई 1901 से। यहाँ पे केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, बाद में 1969 में ये 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा, जिसमें से बाद में जोड़ा गया अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र को इंडिया की बात करें तो सबसे पहले 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को ये मिला था साहित्य में, और साहित्य में किस चीज़ के लिए, तो गीतांजलि के लिए। उसके बाद 1930 में मिला सीवी रमन को, जिनको बाद में भारत रत्न भी दिया गया 1954 में। तो सीवी रमन को 1930 में दिया गया नोबेल पुरस्कार रमन इफेक्ट के लिए। इन्हीं के जन्म दिवस पे हम हर साल 28 फरवरी को साइंस डे मनाते हैं। इसके साथ आपको बता दें कि 1998 में अमर्त्य सेन को मिला, जो कि इकोनॉमिक्स में था, और इकोनॉमिक्स में एक व्यक्ति को 2019 में मिला है। ये भारतीय मूल के हैं, नाम है अभिजीत बनर्जी। इनका जन्म हुआ था मुंबई में, हालांकि ये भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं, अब ये केवल भारतीय मूल के हैं।
अगला है कि द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है, क्यों होता है? तो ये होता है जो अणुओं के बीच में कोहेसिव बल होता है, उसी के कारण पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव मतलब कि सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के बारे में आपने कई चीज़ें पढ़ा होगा। सरफेस टेंशन के कई उदाहरण पूछे भी जाते हैं, जैसे कि जो पानी होता है उस पर मच्छर क्यों तैरते हैं? तो ये तैरते हैं सरफेस टेंशन के कारण, और इस सरफेस टेंशन को तोड़ने के लिए हमें इसमें मिट्टी का तेल डालना पड़ता है, तब ये जो मच्छर होते हैं इसमें डूब जाते हैं। या फिर जो गर्म खाना होता है हमें ज़्यादा अच्छा लगता है ठंडे खाने की अपेक्षा, तो ये भी होता है सरफेस टेंशन के कारण। हम नहाते समय साबुन का या फिर किसी भी डिटर्जेंट का यूज करते हैं, क्यों? तो वो भी होता है सरफेस टेंशन के कारण। अगर नहाते समय हम साबुन या फिर कोई डिटर्जेंट नहीं यूज करेंगे तो हमारे जो नीचे की गंदगी है शरीर पे वो उतनी अच्छी से साफ नहीं होगी। अगला है कि प्रस्वेदन क्या करता है, मतलब जो शरीर से निकलता रहता है एक पसीना के रूप में, उसकी बात की गई है। तो ये आपके शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। आगे बढ़े तो अगला है कि वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए वाहन जो होते हैं वहाँ पे एक ड्राइवर के पास लगा होता है शीशा, इसी शीशे की बात की जा रही है। इसमें ड्राइवर देखता है और उसको सीधे जो पीछे वाले फिगर हैं वो दिखते हैं। तो ये होता है हमेशा और हमेशा उत्तल लेंस। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है कि गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है, क्योंकि इस अवस्था में अणु क्या होते हैं? तो देखिए गैसीय अवस्था और ठोस अवस्था में दो अंतर हैं। विशेष रूप से देखेंगे कि जो ठोस होता है इसमें जो अणु होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, इनको आप इधर से उधर नहीं कर सकते आसानी से। आसानी से करने के लिए आपको इसे या तो हीट करना पड़ेगा या फिर इसका अवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर बात कर लें गैस की, तो गैस में जो होते हैं थोड़ी बहुत दूर दूर होते हैं, इनको आसानी से संपीड़ित आप कर सकते हैं, क्योंकि आप इसे यहाँ से दबाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, दब जाएगा, यहाँ स्पेस हो जाएगा। इसको आप दबाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इसके पास पर्याप्त स्पेस है। वही अगर बात कर लें द्रव की, तो द्रव में ठोस की अपेक्षा कुछ दूरी पे होते हैं, और बाकी जो गैस की अपेक्षा है थोड़ी कम दूरी पे होते हैं। अगला है कि गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान होता है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो अणु होते हैं ये दूर दूर होते हैं। अगला है कि नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? तो नींबू और संतरे में जो अम्ल उपस्थित होता है ये होता है साइट्रिक अम्ल। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ें, उससे पहले अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं इसे जरूर लाइक कर दें, और आपको बता दें कि इसके ढेर सारे पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। अगला है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया जाता है? तो ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब है? तो ग्लोबल वार्मिंग का ये मतलब है कि लगातार दिन प्रतिदिन जो पृथ्वी का टेम्परेचर है ये प्रदूषण के कारण बढ़ता जा रहा है, और अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो कुछ दिनों में जो ग्लेशियर है वो पिघल जाएंगे और ये धरती पे बड़ी तबाही का कारण बनेंगे। तो इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, और इसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कोई गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। इसके साथ आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ओजोन लेयर है इसको नुकसान पहुंचाने के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? तो ये होती है CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे बढ़े तो अगला है कि किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पे रखा जाता है, क्यों? आपने देखा होगा कि जो भी रेफ्रिजरेटर होता है उसमें जो ठंडा करने वाला हिस्सा है ये ऊपर होता है, ये नीचे नहीं होता है। तो ये ऊपर ही क्यों होता है? तो इसलिए होता है कि जो इसमें संवहन धाराएं बहें अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सकते हैं। अगला है कि एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है, क्योंकि पेंडुलम की लंबाई पे क्या असर पड़ता है? तो बात हो रही है गर्मी के महीनों की और पेंडुलम की। तो जो पेंडुलम होती है ये सुस्त, पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है गर्मी के दिनों में, क्योंकि आप देखेंगे कि कोई भी वस्तु जिसमें प्रसार संभव है गर्मी पा करके इसमें प्रसार हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे जो ट्रेन की पटरियां होती हैं इनमें गैप छोड़ा जाता है, या फिर जो कहीं पर विद्युत के तार होते हैं आप देखेंगे कि ठंडी के दिनों में ये पूरे टाइट रहेंगे, लेकिन जब गर्मी का दिन आता है तो ये तार थोड़े बहुत लटक जाते हैं। तो ये गर्मी के कारण होता है और यही असर पड़ता है आपकी घड़ी पर भी। अगला है कि 1 जूल बराबर होता है कितने अर्घ के? देखिए यहाँ पे मिस टाइपिंग है, ये होता है 10⁷ अर्घ। 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्घ। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो ऊंचाई मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का हम प्रयोग करते हैं ऊंचाई को मापने के लिए।
आगे बढ़े तो अगला है कि स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वाहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, तो इसको क्या कहा जाएगा। तो अगर आपने ओम का नियम पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो ये ओम का नियम ही यही होता है कि स्थिर तापमान पे कंडक्टर में जो वाहनशील तरंग होगी दोनों छोरों पे महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में होती है। अगला है कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में टिकेगा। देखिए जो चुंबक होता है ये हमेशा नॉर्थ और साउथ में टिकता है, क्योंकि ये जो चुंबक होगा इसमें दो पोल होते हैं, एक होता है साउथ, एक होता है नॉर्थ। तो जब भी इसको आप अगर बीच में से पूरे संतुलन में करके एक रस्सी से टांग देंगे तो हमेशा ये उत्तर और दक्षिण की दिशा में ही टिकेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये पूरब और पश्चिम में या फिर किसी अन्य दिशा में टिक जाए। अगला है कि सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है, इसका कार्य क्या होता है। देखिए शीतीकरण मतलब कि ठंडा करने की प्रक्रिया में जो जीवाणु होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, इसीलिए उनको ठंडा किया जाता है। अगला है कि रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है। देखिए जो रेशम हम यूज करते हैं ये कीड़ों से ही मिलता है, तो हमें रेशम अगर पाना है तो हमें उनके कीड़ों को पालना होता है। और जब हम रेशम के कीड़ों को पालते हैं तो इसे हम कहते हैं एक शब्द में सेरीकल्चर, यानी कि सेरीकल्चर मतलब कि रेशम के कीड़ों का पालन। अगला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला है कि ध्वनि तरंगे क्या है। तो ध्वनि तरंगे कुछ लंबवत भी होती हैं और कुछ तिर्यक भी होती हैं। देखिए अगर प्रकाश तरंगों की बात की जाए तो ये हमेशा एक सीधी रेखा में चलती हैं, लेकिन अगर ध्वनि तरंगों की बात आप करेंगे तो ये सीधी रेखा में तो चलेंगी ही, थोड़ी तिर्यक रेखा में भी ये चलती हैं। जैसे अगर प्रकाश के सामने आप कोई इस तरह लगा देंगे तो यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, मतलब इस प्रकाश नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ध्वनि के सामने यहाँ पे आप लगाते हैं फिर भी ध्वनि इधर से जाके थोड़ा बहुत सुनाई देगी। अगला है कि एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल अवस्था आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके। मतलब कि बात हो रही है कि अगर जैसे कि आप कोई भी देखेंगे उत्तर लेंस पे अगर बात कर लें, एक होता है उत्तर लेंस, एक होता है अवतल लेंस। ठीक, बात करेंगे उत्तर लेंस की। तो उत्तर लेंस में होता है कि कोई भी किरण जब समांतर आएगी तो वो कहाँ मुड़ेगी, उसके फोकस पे। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कहाँ पर रखेंगे कि वो वस्तु के समान आकार में पाई जाए। तो इसको रखना होगा फोकस के दोगुने पे, यानी कि यहाँ से जितना दूरी ये है इतना दूरी यहाँ पे और फिर से उतना दूरी यहाँ पे अगर आप रखते हैं तो ये उसके समान आकार में पाई जाएगी। अगला है कि ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्यों। तो अगर आप ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हैं, जैसे किसी पर्वत पे हैं ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे, तो वहाँ पे जो वायुमंडलीय दाब होता है ये घट जाता है, और जब दाब घट जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा और इसीलिए वो खाना देर से पकता है। यही क्वेश्चन एक कुकर वाले में भी पूछा जाता है कि कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है, तो वहाँ पर भी पूरा कमाल दाब का होता है। अगला है कि किसी तारे की दूरी को मापने के लिए जो यूनिट प्रयोग में लाई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो जो बड़ी दूरियां होती हैं उनको हम नापते हैं प्रकाश वर्ष में। प्रकाश वर्ष से बड़ी एक दूरी होती है जिसको हम कहते हैं पारसेक, और ये होता है 3.26 इंटू प्रकाश वर्ष। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि एक लोलक की लंबाई 4 गुनी कर देने पर लोलक के झूलने का समय क्या हो जाता है। तो अगर आप लंबाई को 4 गुनी करेंगे तो लोलक के जो झूलने का टाइम है यहाँ से, और मतलब यहाँ से यहाँ जाने में और फिर यहाँ से फिर यहाँ आने में, इसको एक आवर्तकाल कहते हैं, ये कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अगला है कि धातुएं किस प्रकार गर्म होती हैं। तो धातुएं होती हैं चालन के कारण। देखिए होता है चालन, विकिरण और संवहन। तो चालन किन में होगा कि मान लीजिए एक लोहे का रॉड है, आप यहाँ पे गर्म कर रहे हैं तो थोड़ी देर में यहाँ वाला हिस्सा भी गर्म महसूस हो रहा है, ये होता है चालन। विकिरण मतलब क्या होता है, सूर्य यहाँ पे है, आप यहाँ पे हैं, आपको गर्मी का आभास हो रहा है, यह है विकिरण। संवहन मतलब क्या होता है, आप एक बर्तन में पानी गर्म कर रहे हैं, आंच यहाँ पे लग रही है केवल, तो थोड़ी देर में यहाँ वाला कण भी गर्म हो रहा है, ये होता है संवहन। तो इस तरह ये 3 तरह से ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। अगला है कि अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी अपेक्षिक घनत्व मापने की बात आती है तो इसे हम यूज करते हैं हाइड्रोमीटर।
आगे बढ़ते हैं। अगला है कि गतिमान वस्तु में होती है। तो देखिए जाहिर सी बात है कि जो वस्तु गतिमान होगी उसमें होगा गतिज ऊर्जा, और जो वस्तु स्थिर होगी उसमें होगा स्थितिज ऊर्जा। तो गतिमान ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? mgh। देखिए ऊर्जा को कभी भी ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो खत्म किया जा सकता है, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो चलिए आप कमेंट करके बताइए कि डायनोमो क्या करता है। डायनोमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यह आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। खास करके वो लोग जो इस वीडियो को ऑफलाइन देखेंगे वो भी अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला है कि सबसे कठोर धातु तत्व है, तो यह है प्लेटिनम। और आगे बढ़ते हैं। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए जो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है उसे हम दूरबीन कहते हैं, और जो छोटी वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है उसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो दूर मतलब कि दूरबीन और छोटी मतलब कि सूक्ष्मदर्शी। किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? सबसे पहले आप ये जानिए कि घर्षण होता क्या है। तो हर चीज जो भी आप देख रहे हैं जिसमें भी कोई गति है वहाँ पे घर्षण हो रहा है, चाहे आप दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, या फिर कोई गेंद है या फिर कोई ट्रेन है, हर जगह घर्षण हो रहा है। बिना घर्षण का कुछ भी नहीं है। घर्षण से कई नुकसान भी हैं, कई फायदे भी हैं। घर्षण से पहला नुकसान ये है कि आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, बदले में रिजल्ट कम मिलता है। लेकिन घर्षण के फायदे भी कई हैं, क्योंकि अगर घर्षण नहीं रहेगा तो धरती पे या फिर कहीं भी चलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जहाँ पे एकदम बिल्कुल चिकनी सतह होती है वहाँ पे चलना कितना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन से घर्षण का वैल्यू सबसे कम होता है। तो चलिए आपको एक चीज़ समझाते हैं। मान लीजिए एक वस्तु है ये, इसका भी वजन 100 किलो है, ठीक। इसको आप धक्का दे रहे हैं। और एक वस्तु है गोला, ये भी 100 किलो का है, इसको आप धक्का दे रहे हैं, ठीक। अब आप बताइए कि किसमें घर्षण बल कम लग रहा है, पहले में या फिर दूसरे में? तो एग्जैक्ट होगा कि ये दूसरे में ही घर्षण बल कम लगेगा, क्योंकि यह कम क्षेत्रफल से अटैच है। तो जो ये वस्तु है ये लोट करके चलती है, मतलब राउंड होता है, तो यहाँ पे जो घर्षण लगता है उसको हम कहते हैं लोटनिक घर्षण। अगला है कि अश्व यानी कि घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो जो घोड़े पे सवारी कर रहा है उसके गिरने की आशंका हो जाती है, क्यों? तो देखिए ये है जड़त्व, जिसको कि हम न्यूटन के गति का पहला नियम भी कहते हैं। न्यूटन गति का फर्स्ट लॉ जो है उसमें यह है कि जब कोई वस्तु रुकी है तो रुकी ही रहेगी, जब कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा के उसका अवस्था परिवर्तन ना किया जाए। होगा क्या कि जब घोड़े पे कोई व्यक्ति बैठा है यहाँ पे और घोड़ा यहाँ पे खड़ा है, तब व्यक्ति की पूरे शरीर उसको रोक के रखी है। अचानक जब ये घोड़ा आगे की तरफ दौड़ेगा तो व्यक्ति का जो शरीर इस घोड़े से टच है वो तो अब गति में आ गया, लेकिन जो व्यक्ति का ऊपर वाला हिस्सा है शरीर का, ये अभी भी विराम की अवस्था में रहना चाहेगा, और उस दौरान क्या होगा कि ये पीछे की तरफ गिरने के चांसेस हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि जो ट्रेन होती है उसमें जब हम बैठे रहते हैं और चलती हुई ट्रेन जब अचानक रुकती है तो जो यात्री होती है आगे मतलब कि गिर जाते हैं। तो इसका बस एक ही कारण है, जड़त्व। जो जड़त्व होता है ये जड़त्व के कारण ही ये सब होता है। अगला है कि द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? तो ये है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मतलब कि पृष्ठ तनाव। और होता क्या है कि पृष्ठ तनाव के कई उदाहरण आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला कि हमें गर्म खाना क्यों अच्छा लगता है ठंडा खाने के अपेक्षा? तो गर्म खाना का जो सरफेस टेंशन होता है ये जीभ पे कम घेरता है और इसीलिए हमको ये अच्छा लगता है। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि जो पानी होता है गंदा पानी, उस पर मच्छर कैसे तैरते हैं? तो ये भी तैरते हैं सरफेस टेंशन के कारण। देखिए इस वाले सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने आपको न्यूटन की गति का पहला नियम बताया था, लेकिन न्यूटन की गति के 3 नियम होते हैं। तो चलिए दूसरा बता देते हैं। दूसरा है F बराबर ma, और तीसरा होता है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्रिया प्रतिक्रिया नियम, जैसे कि हम बंदूक चलाते हैं तो गोली आगे जाती है, बंदूक हमें पीछे को धक्का देती है। तैरते समय हम पानी को पीछे मारते हैं और पानी हमें आगे भेजता है। अगला है कि जल पृष्ठ पर लोहे का अगर कोई टुकड़ा हो तो वो तैरता नहीं रहता है, मतलब कि वो डूब जाता है। क्यों? आप देखेंगे कि अगर हम किसी भी पानी पर एक लोहे का कोई वस्तु रखते हैं तो वो डूब जाता है, लेकिन उसी जल पे उसी लोहे की एक बहुत बड़ी जहाज है
जो कि आराम से तैर रही है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्यों है? तो इन दोनों में डिफरेंस होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत के लिए। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जो यहाँ पे हम लोहा यूज कर रहे हैं ये अपने से कम भार का पानी विस्थापित कर रहा है, इसीलिए ये डूब जा रहा है। इसका उलट जो बड़ी जहाजें होती हैं ये अपने से ज़्यादा पानी को विस्थापित करती हैं, इसीलिए ये नहीं डूबती हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा हुआ होगा, उसी में इस तरह का बताया गया है। अगला है कि दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आपका मतलब दांत में कोई इफेक्ट होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अपने हेड में, अपने सर में एक ग्लास यूज करता है, उसमें एक लाइट लगी होती है। तो उसमें जो दर्पण यूज होता है, जो शीशा यूज होता है, वो क्या होता है? क्या ये उत्तल होता है या फिर अवतल होता है, ये पूछा गया है। तो देखिए ये होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण देखिए उत्तल और अवतल आपको पढ़ाया जाता है। उत्तल होता है इस तरह, अवतल होता है इस तरह। उत्तल का काम ये होता है कि जो भी कीड़े समांतर में आएंगे उनको उसके फोकस पे समेट देगा। अवतल में सीधा उसका उल्टा होता है, जो भी कीड़े समांतर आती है इनको ये और डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर यूज करता है ये यूज करता है अवतल दर्पण। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर के पास जो शीशा लगा होता है किसी भी वाहन में, तो इस शीशे से ड्राइवर क्या करता है कि पीछे देख लेता है। जो पीछे देखने के लिए शीशे का यूज करता है, ये शीशा कैसा होता है? क्या ये उत्तल होता है या फिर अवतल होता है? तो ये वाला शीशा होता है उत्तल, लेकिन जो डॉक्टर यूज करता है ये होता है अवतल। आगे बढ़े तो अगला है कि पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वाई एक क्या है। तो देखिए पीतल एक धातु है और ये एक मिश्र धातु है और वाई एक मिश्रण है। मिश्रण मतलब कि जहाँ पे कई चीज़ें कई अनुपात में हो तो उसे हम मिश्रण बोलते हैं। अगर बात करें हमारे वायु की, जैसे वायुमंडल की, तो यहाँ पे सबसे अधिक है नाइट्रोजन, कितना 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21%। इसके अलावा अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 99%। अब यहाँ पे बचा कुल मिला के 1%। तो इसी 1% में इन दोनों के अलावा जो भी, जैसे कि जो भी अक्रिय गैसें हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी में होता है। अगला है कि आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। कहने का मतलब कि आँख के पीछे जहाँ पे आपका जो कोई भी फिगर बन रहा है उसके बारे में पूछा गया है, तो इसको हम कहते हैं रेटिना, हिंदी में कहें तो दृष्ट पटल। एक मतलब स्वतंत्र आँख की, एक अच्छे आँख की न्यूनतम दूरी कितना होती है? अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। न्यूनतम दूरी कितना सेंटीमीटर तक वो देख सकता है? अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। न्यूनतम दृष्टि की दूरी कितनी होती है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि पहाड़ों पर पानी किस तापमान पे उबलने लगता है। तो जो पहाड़ होता है वहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर ही पानी उबलने लगता है। वैसे आप नॉर्मली देखेंगे तो जो नॉर्मल है वहाँ पे 100 डिग्री पर ही पानी उबलेगा, लेकिन पहाड़ों पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे हाई प्रेशर होने के कारण जो पानी है वो पहले उबलने लगता है। अगला है कि बॉयलर का नियम किस स्थिति में लागू होता है। तो आपने दो नियम पढ़ा होगा, एक होता है चार्ल्स का, एक होता है वायलर का। वाइल्स का या फिर वायलर करके लिखता है। तो यहाँ पे दोनों नियम, तो यहाँ पूछा गया वायलर के नियम के बारे में। तो जो वायलर का नियम होता है ये होता है टेम्परेचर पे, मतलब कि जब फिक्स टेम्परेचर हो, मतलब कि एक ही टेम्परेचर हो और दो टेस्ट लिए जाएं तो उस समय वायलर का नियम लगता है। आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक करिए, और आपको बता दें कि ढेर सारे पार्ट पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। अगला है कि इलेक्ट्रॉन वाहन करता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है एक समय में कितना इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर देता है। तो ये होता है 1 यूनिट। देखिए होता क्या है कि अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अगर इसका परमाणु विन्यास करें तो 2 8 1 होगा, यानी कि ये अक्रिय होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है। इसका उलट अगर आप बात करते हैं क्लोरीन की, तो इसका होता है 2 8 7, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 17 होगा, सोडियम का 11 होता है। तो जब इसका 17 होता है तो 2 8 7, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उत्सुक होता है, और जो सोडियम है ये 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए
तो जहां पर भी इलेक्ट्रॉनों का वहन होता है एक ही यूनिट होता है। अगला है कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्रुतिहीन होता है। मतलब कि जो गीला बालू होता है उसमें कोई कलर नहीं दिखता है, लेकिन जो सूखा बालू होता है वो चमकीला दिखता है। तो इसका सीधा सीधा कारण है प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश में 3 तरह की चीजें होती हैं, यहाँ पे हम आपको बताएंगे। पहला होता है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन मतलब कि किसी पृष्ठ पे प्रकाश पड़ के फिर से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, जैसे कि बालू पे या फिर किसी वैसे शीशा पे, जहां पर भी। एक होता है अपवर्तन। अपवर्तन में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम से किसी तीसरे माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से या तो दूर हटती है या फिर अभिलंब के पास आती है। यह आपको 11वीं क्लास के फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा, जो लाइट का चैप्टर है। तो होता क्या है कि जब कोई वस्तु मतलब कि डेंस वाले में जाएगी, अगर कोई डेंस में जाती है तो ये जो इसका अभिलंब है इससे दूर हट जाती है। तो इसलिए होता क्या है कि हमें कोई भी वस्तु का एग्जैक्ट दूरी पता नहीं चलती है। जैसे कि अगर एक गिलास होगा और इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक, अब इसमें यहाँ सिक्का रखा हुआ है, तो जितना ये वास्तविक दूरी पर है हमें उस वास्तविक दूरी से थोड़ा सा ऊपर आभास होता है। या फिर कहीं किसी बड़े बर्तन में मछली है तो हमें उस मछली को, मान लीजिए यहाँ पे है, तो अगर हम मछली को एकदम एग्जैक्ट यहाँ पे मारते हैं तो मछली को नहीं लगेगा, हमें थोड़ा सा उसके साइड में मारना होता है। क्योंकि होगा क्या कि जब ये हवा से पानी में आएगा तो ये थोड़ा सा मुड़ जाता है। तो ये कई बार एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में कि बताइए कि कोई तालाब है तो उसकी पेड़ी थोड़ी सी ऊपर क्यों महसूस हो रही है, या फिर कोई सिक्का डाला गया है तो ये सिक्का ऊपर क्यों महसूस हो रहा है। तो इन सब का कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो पहला हो गया परावर्तन, दूसरा हो गया अपवर्तन, तीसरा होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब ये होता है कि आपने गर्मी के दिनों में देखा होगा, थोड़ी दूर पे आपको कुछ दिखता है, जैसे कि इस तरह का लगेगा कि वहाँ पे पानी कहीं से झलक रहा है ऊपर ऊंचाई पे। लेकिन अगर आप वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पे तो कुछ नहीं है। खास करके ये गर्मी के दिनों में जब चिलचिलाती धूप रहती है तो उस समय आपको दिखता है। यही प्रॉब्लम होती है जो जंगल के पशु हैं उनके साथ भी, उनको भी लगता है। तो ये ऐसा क्यों बनता है? तो ये बनता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसको हिंदी में बोलते हैं मृग मरीचिका। मृग मरीचिका मतलब कि जब जंगल का हिरन पानी खोजते हुए जाता है तो वहाँ पे कुछ नहीं दिखता है, इसीलिए इसका नाम मृग मरीचिका रखा गया है। और एक और उदाहरण पूछा गया है कई बार एग्जामों में कि हीरा क्यों चमकता है। तो हीरा के चमकने का भी कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आपका सही उत्तर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन है? अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए अल्फा, बीटा, एक्सरे या फिर गामा, तो सही उत्तर होगा गामा। अगला है कि नाट उपयोग होता है। नाट, या फिर अगर आपने नाट नहीं सुना हो तो आपने सुना होगा नॉटिकल मील। आपने हो सकता है कि ये वर्ड सुना हो। नॉटिकल मील का हम यूज वहाँ करते हैं जब हम समुद्री यात्रा पे होते हैं। समुद्री यात्रा में हम कोई जलयान से होंगे तो वहाँ पे जो दूरी नापनी होती है वो हम मापते हैं नॉटिकल मील में, या फिर शॉर्ट में कहें तो नॉट में। अगला है कि समान ताप के दो गेज टकराने पर किस राशि का संरक्षण होता है? तो ये होता है संवेग संरक्षण। तो चलिए आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले आप हमें संवेग का फार्मूला कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको पता है तो। अगला है कि पृथ्वी की भ्रमण गति है, तो ये है 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि किसके प्रयोग से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है? ये होता है पायरोमीटर। देखिए पायरोमीटर ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, तो हाई टेम्परेचर को नापने के लिए हम पायरोमीटर का यूज करते हैं। आगे बढ़े तो उससे पहले आपको एक चीज़ बता दें। देखिए हमारे यहाँ जब बुखार चेक करना हो किसी व्यक्ति को, तो इस समय तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आ गया है, लेकिन पहले क्या होता था कि पारा वाली जो थर्मामीटर होता था वो यूज किया जाता था। थर्मामीटर जिसमें होता क्या था कि पारा भरा होता था, जिसको हम मरकरी बोलते हैं, Hg कहते हैं, जो एक धातु होता है लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में रहता है।
तो ये जो पारा भरा होता है, कई बार ये पूछा गया है कि आखिर पारा ही क्यों भरा होता है, पानी क्यों नहीं, या फिर कोई चीज़ और क्यों नहीं। तो आपको बता दें कि पारा में कई खास गुण है। ये कभी जो मतलब शीशा है उस पर चिपकता नहीं है, ये कभी उतना आसानी से ख़त्म नहीं होता है चिपक के, इसलिए पारा को यूज किया जाता है। लेकिन कई जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे थर्मामीटर में पारा नहीं यूज किया जाता है, जैसे कि जो बिल्कुल ठंडे प्रदेश हैं, जैसे जहाँ टेम्परेचर 4 डिग्री या फिर -10 डिग्री या फिर -20 डिग्री है, वहाँ पे अब पारा का यूज नहीं कर सकते। वहाँ पे जो थर्मामीटर आती हैं उनमें अल्कोहल भरा होता है। हालांकि ये तो अब ख़त्म हो गया, क्योंकि इस समय जो थर्मामीटर आ रहा है सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स है। अगला है कि एक लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है, तब उसकी समय अवधि पे क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, जो उसकी समय अवधि है ये हो जाएगी दोगुनी, क्योंकि ये इसका दोगुना हो जाता है, दोगुना रहेगा तभी उसकी जो लंबाई है चौगुनी होने के चांसेस हैं। अगला है कि डायोड से धारा किस दिशा में बहती है। तो जब डायोड लगा देंगे आप तो ये धारा हो जाती है एक दिश, इसको हम एक शब्द में एक दिश बोलते हैं। एक दिश मतलब कि एक दिशा में। अगला है कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है। तो सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। और हीरा किसका अपरूपक है, क्या आप बता पाएंगे। ये होता है कार्बन का। कार्बन का एक और अपरूपक होता है, जहां पर भी हीरा की बात आती है उसका भी नाम आ जाता है, ये होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पाया जाता है आपके पेंसिल की में, जो पेंसिल की लेड होती है ये ग्रेफाइट की होती है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो कार्बन है, दोनों का ये दोनों रूप है, कार्बन के ही ग्रेफाइट भी रूप है और कार्बन का हीरा भी रूप है। लेकिन हीरा में विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, मतलब ये कुचालक है, और ग्रेफाइट सुचालक है, मतलब कि इसमें विद्युत का प्रवाह होता है। आगे बढ़े तो अगला है कि कार्बोरेटर किस इंजन में होता है। कार्बोरेटर, तो कार्बोरेटर इंजन के बारे में अगर आपने कहीं सुना होगा तो वो आपने अपने मोटर बाइक के बारे में सुना होगा, उसी में कार्बोरेटर लगा होता है। वैसे आपको बता दें कि जहाँ पर भी पेट्रोल इंजन होगा वहाँ पे कार्बोरेटर लगाना होता है, और जो मोटर बाइक होती हैं उसमें पेट्रोल इंजन होता है, इसलिए वहाँ पे कार्बोरेटर का यूज होता है। देखिए, यहाँ से कई ऊर्जा के कन्वर्जन वाले क्वेश्चन बनते हैं जब इंजन की बात आ गई है। तो अगर हम बात कर लें जनरेटर की, तो जनरेटर में लगा होता है डायनोमो। ठीक, डायनोमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन क्या करता है, तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और लाउड स्पीकर क्या करता है, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आप हमें कमेंट करके बताइए कि सोलर सेल क्या करता है। जो सोलर सेल होता है या फिर जो सोलर पैनल हम यूज कर रहे हैं घरों में, ये सोलर पैनल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला है कि एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापमान प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है मैक्सिमम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगला है कि द्रव में किसी वस्तु का उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है। तो किसी भी वस्तु का अगर वो द्रव में है तो उसका उत्प्लावन बल तभी लगेगा जब वो द्रव में है, तभी उत्प्लावन बल की बात होगी। और जब उत्प्लावन बल की बात होती है तो यह वस्तु के बाहर पे डिपेंड होता है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, ये होती है स्थितिज ऊर्जा। जैसे कि आपने कोई खिलौना देखा होगा, उसमें होता क्या है कि अगर कोई गुड़िया है या फिर कुछ भी है जिसमें चाबी भरने वाला है, तो उसको जब तक आप चाबी भरेंगे तब तक ये रुका रहेगा। अगर आप चाबी भर के इसे पकड़ा हुआ है तब तक ये रुका है। तो यहाँ पे जब तक ये रुका है तब तक तो इसमें स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन जो ही आप इसे छोड़ेंगे, ये इसमें जो भी एक्शन होगा या फिर इसे आगे बढ़ना होगा या फिर कुछ बजाने वाला किसी गुड़िया में लगा होता है, तो ये अपना वर्क करने लगेगा। तो जब ये वर्क कर रहा होगा तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी। लेकिन जब आप चाबी भर रहे थे तो उसमें स्थितिज ऊर्जा थी। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh और गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv²। अगला है कि किसके द्वारा अनुवांशिकी के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया। तो ये थे ग्रेगर जॉन मेंडल, या फिर इनको ग्रेगर मेंडल भी कहा जाता है। इन्होंने मटर के दाने पे प्रयोग किया।
मटर वही मटर जो दाल वाली मटर है जिसको खाया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पे इन्होंने प्रयोग किया। अगला है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है। तो सूर्य में देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि सूर्य में होता है नाभिकीय संलयन। संलयन मतलब दो चीजें होती है, एक संलयन होता है, एक विखंडन होता है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। संलयन मतलब कि छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाए, विखंडन मतलब कि एक बड़ा नाभिक टूट करके छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाए। तो जो विखंडन होता है इस पे हम बनाते हैं परमाणु बम, और जो संलयन होता है इस पे हम बनाते हैं हाइड्रोजन बम। अब जो सूर्य है उसमें नाभिकीय संलयन होता है, तो अभी हमने आपको बताया कि छोटे छोटे मिलकर के एक बड़ा बनाएंगे। तो जब बड़ा बनाएंगे तो आखिर छोटे छोटे होते कौन से हैं? एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है हीलियम। इसमें हाइड्रोजन होता है 71%। अगला है कि जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग क्या होगा। तो संवेग भी दोगुना हो जाता है क्योंकि उसका डायरेक्ट mv होता है फार्मूला। अगला है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम कब होगा? जब लिफ्ट जा रही होगी। देखिए, आपको बता दें कि लिफ्ट से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिफ्ट मतलब कि वही जिस पे हम बैठ के फ्लोर चेंज करते हैं। तो अगर ये लिफ्ट, पहला कंडीशन ये है कि ये लिफ्ट आराम से, मतलब कि अपने नियत चाल से नीचे जा रही हो। जब ये आराम से जा रही होगी तो हमारा वजन कुछ डिफरेंस नहीं होगा, हमारा वजन सेम रहेगा। अगर ये थोड़ी गति से जा रही होगी तो हमारा वजन कम लगेगा, कम महसूस होगा। अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही होगी गति से तो हमारा वजन अधिक लगेगा, हमको लगेगा कि हमारा वजन अधिक है। अगर ये लिफ्ट नीचे जाते समय रस्सी टूट जाए तो हमारा वजन लगेगा कि 0 हो गया है। तो लगेगा कहने का ये मतलब है कि प्रत्यक्ष भार जो आपको महसूस होगा। तो इसमें कह रहा है कि एक लिफ्ट में अगर किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार कम महसूस हो रहा है तो ऐसा कंडीशन कब होगा? तो कम महसूस तभी होगा जब लिफ्ट नीचे जा रही होगी। जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही होगी तो आपको अपना वजन कम लगेगा। जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही होगी तो आपको अपना वजन अधिक लगेगा। और बाय द वे अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाए नीचे जाते हुए तो आपका वजन 0 लगेगा। अगला है कि एंटीजन एक पदार्थ है। आपको बताना है कि एंटीजन क्या करते हैं। तो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको एक्टिव करता है जो एंटीजन होता है। अगला है कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है। तो अगर बात करें निर्वात की, मतलब कि जहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं है, कोई हवा नहीं है, तो वहाँ पे जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होगा प्रकाश के वेग के बराबर होगा। गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट पे किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो देखिए, गैल्वेनीकरण किसको कहते हैं। तो जब भी किसी लोहे की प्लेट को जंग से बचाने के लिए उस पे जस्ता की प्लेट चढ़ाई जाए, इसको कहते हैं गैल्वेनीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन। यहाँ पे क्यों चढ़ाते हैं ये भी कई बार पूछा गया है। तो इसे जंग से बचाने के लिए। अगला है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। वैसे आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन बायो से है, लेकिन इनके अलावा कई क्वेश्चन फिजिक्स से भी पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से भी पूछा जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो थॉमसन ने किया। प्रोटॉन की खोज किसने की, तो ये गोल्डस्टीन ने किया। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो ये किया गया था चैडविक के द्वारा। तो इस तरह कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं आविष्कार से। अगला क्वेश्चन है कि एक पत्थर या फिर कोई धातु यदि सूर्य के चारों की तरफ चक्कर लगाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे। तो उसे हम कहते हैं एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड बोलते हैं कोई भी पत्थर या फिर धातु जो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा उसे हम कहते हैं एस्ट्रॉयड। अगला है कि तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए। जैसे बात हो रही है एक प्लेयर की, प्लेयर मतलब कि कोई भी प्लेयर हो सकता है, उसको अगर तत्काल ऊर्जा की जरूरत है तो उसको क्या दिया जाएगा। ये क्वेश्चन परीक्षा में इस तरह पूछा जा सकता है। ऑप्शन आपको प्रोटीन, मिनरल, खनिज और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट दे दिया जाएगा। तो खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है ताकि तत्काल ऊर्जा की पूर्ति हो सके। देखिए, सबका अलग अलग वर्क है। और जो प्रोटीन होता है ये शरीर के मजबूती देने में काम करता है, तो ये धीरे धीरे काम करता है। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये तुरंत ऊर्जा देता है। और प्रोटीन एक चीज के लिए और जाना जाता है, ये ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब कि किसी भी चीज का ग्रोथ है शरीर में, उसके लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है सोयाबीन में, या फिर सोयाबीन के साथ ये पाया जाता है मशरूम में।
अगला है कि जब एक पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास जो नवचंद्रक बनेगा वो कैसा होगा। मतलब कहने का ये है कि पारा को अगर हम किसी बर्तन में रख देंगे तो वो किस लेंस के तरह काम करेगा, तो ये करता है उत्तल लेंस के जैसा। देखिए होता क्या है कि ये जो पारा है इसे हम Hg से डिनोट करते हैं, इसे हम बोलते हैं मरकरी। ये एक धातु होता है और पारा से कई क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पारा का मतलब पारा का नाम क्या है, रासायनिक नाम, यह है Hg यानी कि मरकरी। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा धातु है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है, द्रव फॉर्म में, तो ये है पारा। पारा देखिए एक धातु है, कई बार इसे लोग अधातु ट्रिक कर देते हैं, ये एक धातु है लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। रूम टेम्परेचर कहने का मतलब ये है कि 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगला है कि एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ क्या बनाता है। तो अत्यंत मतलब कि पूरी तरह घुल जाता है, तो जो भी किसी के साथ पूरी तरह घुल जाएगा वो होगा सवर्ग आबंधन, मतलब कि जो सवर्ग आबंधन बनाएगा वो पूरी तरह घुल जाएगा। इसके अलावा जो आधा अधूरा घुलता है उन्हें हम कहते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन अगर आपने बच्चों का जो कोई भी दवा आती है सिरप के फॉर्मेट में, जो छोटे बच्चे होते हैं उन पे आप देखेंगे तो सस्पेंशन लिखा होता है क्योंकि उसमें जो दवा होती है अर्ध घुलित रूप में रखी होती है। अगला है कि मोह मापनी का उपयोग किस लिए करते हैं। तो ये जो मोह मापनी है इसका उपयोग हम करते हैं किसी भी वस्तु की कठोरता मापने के लिए, खास करके जो पत्थर होते हैं उनकी कठोरता मापने के लिए मोह मापनी का प्रयोग किया जाता है। यह एक मापनी होती है, इसमें जैसे कि नंबरिंग है 10, 9 और सबका अलग अलग मानक है कि अगर घर बनाना है तो आपको इतना मोह मापनी तक इतना तक का पॉइंट होना चाहिए, अगर आप इसे मंदिर में यूज कर रहे हैं तो इतना, फर्श में यूज कर रहे हैं तो इतना होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो मोह मापनी यूज होता है या किसी भी खनिज या फिर पत्थर की कठोरता को मापता है। अगला है कि एक जल को भारी जल कहा जाता है, क्यों? क्योंकि भारी जल इसलिए कहा जाएगा जब ये किसी साबुन के साथ झाग नहीं बनाएगा तो उसे हम भारी जल कहते हैं। और देखिए अगर भारी जल के रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाए तो इसे हम D2O बोलते हैं। नॉर्मली आप देखेंगे कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर के पानी बनाता है। तो H2O पानी है, लेकिन D2O से क्या मतलब है? D तो कुछ होता ही नहीं है। तो आपको बता दें कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। तो जब पानी की बात आती है तो इसमें ये वाला हाइड्रोजन वर्क करता है, लेकिन अगर भारी जल की बात आएगी तो जो सेकेंड वाला है जिसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं ये काम करता है, और 1H2 को हम दिखाने के लिए D का प्रयोग करते हैं। अगला है कि ब्रोमीन किस वर्ग का है? ब्रोमीन मतलब कि Br, तो ब्रोमीन है हैलोजन वर्ग का। अब हैलोजन क्या होता है? तो देखिए अगर आपने मेंडलीव आवर्त सारणी देखी हो तो उसके सबसे लास्ट में मतलब राइट साइड में एक अक्रिय गैसों की इस तरह लिस्ट होती है, उसके पहले जो भी हैं उनको हम कहते हैं हैलोजन, जिसमें क्लोरीन भी आएगा, ब्रोमीन भी आएगा। तो इस तरह अक्रिय गैसों से पहले वाली जो ये श्रेणी आप देख रहे हैं कॉलम, इसमें जो भी हैं उनको हम कहते हैं हैलोजन। अगला है कि हुक का नियम लागू होता है कहाँ पे? तो हुक का नियम लागू होता है प्रत्यास्था सीमा तक, मतलब किसी भी वस्तु के प्रत्यास्था सीमा तक हुक का नियम वर्क करता है। अगला है कि मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो मधुमेह संतुलित किया जाता है इंसुलिन के द्वारा। और मधुमेह दिवस यानी कि डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये मनाया जाता है हर साल 14 नवंबर को। 14 नवंबर को हम बाल दिवस भी मनाते हैं। किसके जन्म दिवस पे मनाते हैं ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा, बेहद आसान क्वेश्चन है। अगला है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार किया गया था G मार्कोनी के द्वारा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? क्या आप बता सकते हैं? तो J.L. बेयर्ड ने इसका आविष्कार किया था। अगला है कि निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाएगा तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा? देखिए यदि इस क्वेश्चन में से ये शब्द हटा दिए जाएं, ये दोनों शब्द हटा दिए जाए और ये पूछा जाए कि यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाएगा तो धरती पे पहले कौन पहुंचेगा, तो
पूरी तरह क्लियर है कि पहले लोहा पहुंचेगा, उसके बाद पत्थर पहुंचेगा, तब कागज पहुंचेगा। तो ये बात हो रही थी वायुमंडल की, हमारे वायुमंडल की, जहाँ पे घर्षण है, वायुमंडल है, लेकिन जहाँ पे वायुमंडल नहीं है वो निर्वात है, जहाँ पे कोई भी हवा नहीं है। अगर वहाँ पे कितना भी भारी और कितना भी हल्के वस्तु को एक साथ आप गिराएंगे तो तीनों धरती पर पहुँचेंगी एक साथ। तो वायुमंडल में ये अलग अलग गिर रही हैं और निर्वात में ये एक साथ गिर रही हैं, तो असर किसका है? वायुमंडल का। अगला है कि प्लाज्मोडियम में कौन सा रोग होता है? तो प्लाज्मोडियम में होता है मलेरिया, जो कि मादा मच्छर के काटने से होता है। क्रायोजेनिक इंजन प्रयोग में लाया जाता है किसमें? तो ये लगता है रॉकेटों में, क्योंकि आप देखेंगे रॉकेट का जो फंक्शन होता है वो अलग होता है। रॉकेट कई बार 3 या फिर 4 हिस्सों में बनाए गए होते हैं और इनमें से एक एक सिरा, एक एक लेयर पार करने के बाद ये कट कट के खत्म होता रहता है। तो इन रॉकेटों में लगता है क्रायोजेनिक इंजन। सोडियम को किसमें रख करके संचित किया जाता है? तो सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल में क्यों? मिट्टी के तेल में इसलिए कि जब भी यह हवा के संपर्क में आता है इसमें आग लग जाती है, तो इसमें आग ना लगे इसीलिए इसको रखा जाता है मिट्टी के तेल में। देखिए होता क्या है कि सोडियम मतलब कि Na, जिसका रासायनिक अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो 11 होता है, परमाणु भार 23 होता है। तो इसमें कई बार पूछा गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं लगभग प्रोटॉनों के बराबर, अगर इस पे कोई आवेश ना हो तब। तो यहाँ पे सबसे पहले जानिए कि प्रोटॉन कितने हैं। तो प्रोटॉन मतलब कि जितना यहाँ पे दिख रहा है आपको परमाणु क्रमांक वो प्रोटॉन होगा। और सोडियम की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी उतना ही है। लेकिन अगर पूछ ले कि न्यूट्रॉन कितना है, तो न्यूट्रॉन के लिए आपको परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस करना होता है, यानी कि 12। तो ये था सोडियम। अब चलिए आप एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक बताइए कमेंट करके कि कितना होगा। ये भी इसी के आसपास होता है, आपको इतना हिंट दे दिए, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लें, क्योंकि इस तरह की ढेर सारी वीडियो आपके लिए ऑलरेडी अपलोड है। अगला है कि स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है, क्यों? तो स्टील रबड़ की अपेक्षा अधिक लचीला इसलिए होता है कि इसमें दबाव और तनाव का अनुपात अधिक है। कोणीय वेग की इकाई क्या होती है? तो कोणीय वेग की इकाई होती है रेडियन प्रति सेकेंड। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ बताने लायक ही नहीं है, यहाँ पे सीधे आपको इसको याद रखना पड़ेगा। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? तो ये होता है PV बराबर है NTR, जहाँ N एक कांस्टेंट होता है। अगला है कि जल की विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होगा? तो अगर आप जल का विद्युत अपघटन करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? हाइड्रोजन और इसके साथ ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बना है। तो अगर आप इसे विद्युत अपघटन करके अलग करेंगे तो आपको ये दोनों चीजें अलग अलग मिल जाएंगी। अगला है कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? तो देखिए आप देखेंगे कि एक जल में एक लोहे का टुकड़ा डालेंगे तो नहीं तैरता है, लेकिन एक बड़ी जहाज तैरने लगती है। तो उसका कारण ये है कि यहाँ पे जो लोहा है, ये जो जितना जल विस्थापित कर रहा है ये लोहे के वजन से कम है। लेकिन जो नदी में आप नाव देखते हैं वो क्या करती है कि वो ज़्यादा अपने वजन से ज़्यादा जल विस्थापित करती है, इसीलिए वो तैर पाती है। ये क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा जा चुका है। अगला है कि अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? तो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है DNA से, जो कि पिता का गुण उसके बच्चे में ले जाता है। थायोसल्फेट आयन का I2 उपचयन करने पर क्या प्राप्त होगा? तो ये होगा SO4। अगला है कि ज्योति तीव्रता किसकी इकाई होती है? तो ज्योति तीव्रता की इकाई होती है कैंडेला की। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि खून की कमी को क्या कहते हैं? तो यदि किसी व्यक्ति में खून की कमी हो जाती है तो इसको हम नाम देते हैं एनीमिया। इसी तरह जो विटामिन से कमी होते हैं उनको कई बार पूछा गया है, यानी कि ए की कमी से होगा रतौंधी, विटामिन बी की कमी से होगा बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। अगला है कि साबुन का बुलबुला किस कारण रंगीन दिखाई देता है? तो ये होता है प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण। ये क्वेश्चन और इसके साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हीरा क्यों चमकता है? तो हीरा क्यों चमकता है या फिर साबुन का बुलबुला किस कारण रंगीन दिखता है? ये दोनों क्वेश्चन आपको प्रकाश में मिलेंगे फिजिक्स में। तो हीरा के चमकने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन साबुन का बुलबुला कलरफुल दिखने का कारण यह है व्यतिकरण। अगला है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर लगता है केवल एसी में या डीसी में नहीं लगता है। आपने देखा होगा जहाँ पे पावर सप्लाई को कम करने का होता है वहाँ पे ट्रांसफार्मर का यूज होता है। अगला है कि स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है। तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम, आयरन और निकल उपस्थित होता है। आगे बढ़े तो अगला है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन ने। कब की? 1932 में। चलिए आप कमेंट करके बताइए न्यूट्रॉन की खोज किसने की? अगर आप बता पाए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? तो जो सिलिकॉन होता है इसका जो क्रिस्टल बनता है ये होता है पिरामिडीय होता है। और भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो फिलहाल तो कोयला ही है। अगर ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऊर्जा के लिए क्या है भारत में, तो कोयला ही है। लेकिन अब हम सोलर की तरफ मतलब सौर ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हालांकि अभी कुछ दिन का इंतजार करना होगा। अगला है कि मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड की अल्कोहल्स के साथ उबाला जाएगा तो क्या देगा? मिथाइल ब्रोमाइड को अगर आप पोटेशियम साइनाइड के साथ उबालेंगे तो ये देगा डाइमेथाइल ईथर। अगला है कि लेजर का नियम किसके संरक्षण को परिभाषित करता है? तो लेजर का नियम ऊर्जा के संरक्षण को बताता है। ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या है? तो ऊर्जा का संरक्षण नियम है कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना तो इसका विनाश कर सकते हैं, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती रहती है। अगला है कि अश्रु गैस है। तो जो अश्रु गैस होता है इसमें क्या होता है? क्लोरोएसिटोफिनोल। ये जब पुलिस किसी भी प्रदर्शन के समय यूज करती है जिसको टीयर गैस कहते हैं, तो इसमें होता है क्लोरोएसिटोफिनोल, जिसमें कि ये आंख में जब धुआं लगता है तो तेजी से पानी निकलने लगता है। अगला है कि एल्डिहाइड और कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको हम कहते हैं वुड्स अभिक्रिया। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई भौगोलिक के साथ कौन सा कोण बनाती है? तो ये बनाएगी 18 डिग्री की। वैसे आपको बता दें कि अगर आप फ्री में कोई भी चुंबक को अगर लटकाते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही टिकता है। अगला है कि पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार क्या होगा? तो जो भी कोई वस्तु पानी पर तैरेगी उसका आभासी भार होता है 0। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने को मिलती है। क्यों? मतलब जब आकाश में बिजली चमकती है तो वहां पे जो उसकी चमक होती है, उसकी जो चमक होती है गर्जन सुनाई से पहले ही दिख जाती है, बाद में आपको गर्जन की आवाज सुनाई देती है। तो इसका सीधा सीधा कारण ये है, आपने कई बार पढ़ा होगा कि जो प्रकाश की गति है वो तेज है, ध्वनि की गति है वो स्लो है, यानी कि आपको चमक पहले सुनाई देती है, चमक पहले दिखाई देती है और सुनाई बाद में देता है। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ये गैस छोड़ी जाती है ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। तो ली कौन सी गैस जाती है? CO2। तो जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है कब होती है? दिन में या फिर रात में? केवल दिन में। दिन में होने का क्या मतलब है? यह सूर्य से प्रकाश भी लेती है। पौधे दिन के समय O2 छोड़ रहे हैं, लेकिन रात के समय क्या छोड़ते हैं? तो रात के समय ये CO2 छोड़ने लगते हैं, इसीलिए रात में पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। अगला है कि मधुमेह रोग प्रभावित करता है। तो मधुमेह जब हो जाएगा तो ये प्रभावित करेगा अग्नाशय को। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि फेलिंग विलयन है। फेलिंग विलयन तो ये होता है अमोनिकल कॉपर सल्फेट, इसको हम बोलते हैं फेलिंग विलयन। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं संयुग्मी प्रोटीन। अगला है कि किसी भी परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है? तो देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है परमाणु संख्या या फिर इसी को हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक, और ये होता है प्रोटॉन के बराबर। प्रोटॉन और अगर न्यूट्रॉन को जोड़ दें तो ये होता है परमाणु भार के बराबर। अगला है कि ऊष्मागति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? तो यह है समय पर। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि बैक्टीरिया द्वारा क्या फैलाया जाता है, मतलब कि कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया द्वारा होता है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें से सही उत्तर था टाइफाइड। तड़ित चालक की खोज किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट हैं, आपको डायरेक्ट उत्तर पता होना चाहिए। अगला है कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है, मतलब कि जो हम सीमेंट यूज करते हैं
अपने घरों की चिनाई के लिए उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है लाइम, सिलिका और एल्मुना। आगे बढ़ते हैं, तो एम्पियर माप इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, मतलब किसको एम्पियर में मापते हैं, तो हम मापते हैं बिजली को मापते हैं एम्पियर में। हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या फिर ग्रहणशालित्व कितनी होती है, तो ये होती है 0, मतलब हवा में चुंबकीय प्रवृत्ति 0 के बराबर होती है। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहले क्या किया था, तो कई बार ये क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि हृदय प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसको मिलता है, तो यह है क्रिश्चियन बर्नार्ड, या फिर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किया था, मतलब कि किसी एक व्यक्ति में से हृदय निकाल करके व्यक्ति में से या फिर जानवर में से किसी एक दूसरे में लगा देना। सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होगा, तो ये होगा C2H4। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए, उसके बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।